अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से प्रैक्टिकल के अंदर जो है ICS के जो हमारे पास प्रैक्टिकल्स हैं उनके अंदर आपने MS एक्सेल का जो पोर्शन है वो किस तरह से कवर करना है। पहले वाले लेक्चर के अंदर हम जो है वो अपना वर्ड का जो है पोर्शन वो कवर कर चुके हैं और दूसरे लेक्चर के अंदर आज हम जो है वो MS एक्सेल का पोर्शन जो है वो कवर करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। दोस्तों, मैं आपको एक दफ़ा फिर पेपर पैटर्न बताता चलूँ। आपके पेपर के जो है वो मेन 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट के अंदर आपको जो है वो वर्ड का सवाल पूछा जाएगा जिसमें आगे जो है आपको 2 सवाल दिए गए होंगे और आपके पास चॉइस होगी, आप उन दोनों में से कोई एक जो है वो आपने हल करना होगा। दूसरा पोर्शन जो है जो कि हम आज हल करेंगे उसमें आपको जो है वो एक्सेल का एक सवाल दिया गया होगा जिसके आगे फिर जो फर्दर 2 जो है वो पोर्शन होंगे, यानी 2 सवाल आपको दिए गए होंगे। चॉइस में आपके पास होगी कि आप जो है जौन सा मर्जी जो है उनमें से एक सवाल जो है वो हल कर लें। और तीसरा पोर्शन जो है वो आपका C लैंग्वेज का होगा। उसमें भी आपको 2 प्रोग्राम दिए गए होंगे जिनमें से आपने कोई एक प्रोग्राम जो है वो सॉल्व करना होगा। और आखिरी पोर्शन जो है उसमें अलग से पोर्शन तो नहीं कहता, लेकिन वो आपका वाइवे का होता है और उसमें आपसे वाइवे के बारे में क्वेश्चन किए जाएंगे। तो हमारी जो वीडियो सीरीज स्टार्ट हुई है कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल की इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर जो है इसके भी 4 लेक्चर्स होंगे। एक लेक्चर जो है वो आपका ऑन एयर आ चुका हुआ है, उसमें हमने MS वर्ड को कवर किया था। आप उसको जो है वो देख के MS वर्ड वाला पोर्शन सारा कवर कर सकते हैं और उसमें मैंने आपको जो है कुछ अहम सवाल और कुछ मैंने आपको जो है वो सवालों के सोल्यूशन भी जो है वो परफॉर्म करके दिखाए थे जो कि आपके प्रैक्टिकल के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और आज का जो कंप्यूटर का लेक्चर का जो पोर्शन है हमारे पास जो है वो एक्सेल वाला पोर्शन है आपके पेपर का। इसके अंदर हम जो है वो एक्सेल का सारा काम जो है वो कवर करेंगे और उसमें एंड पे जाके हम जो है जब मेन चीज़ें हम देख लेंगे एक्सेल की जो है तो फिर हम एंड पे जाके जो है अपना वही प्रैक्टिकल वाला पोर्शन जो है जिसमें हम जो है कुछ सवाल अहम जो आपके पुराने पेपर्स में आए हुए हैं उनको मैंने लिखा हुआ है अपने पास जो है और मैं उनको आपको जो है यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर जो है। तो ये हमारा आज के लेक्चर का जो पोर्शन है इसमें हम सबसे पहले जो है वही देख लेते हैं कि हमारे पास जब हम एक्सेल स्टार्ट करते हैं, एक्सेल स्टार्ट करने के लिए फिर आपने काम वही करना है कि आपने जो है वो यहाँ पे स्टार्ट पे आ जाना सबसे पहले जो है और स्टार्ट पे प्रेस करेंगे। तो अगर आपके पास सामने यहाँ पे एक्सेल नहीं नजर आ रहा तो आप फिर यहाँ पे जो है वो एक्सेल लिखना शुरू कर देंगे। तो ये आपको जो है वो यहाँ पे ऊपर जो है अगर आप देखें तो आपको एक्सेल जो है यहाँ पे दिखा रहा होगा। तो आप एक्सेल के ऊपर जो है वो आके क्लिक कर देंगे तो आपका एक्सेल जो है फिर स्टार्ट होकर आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। ये आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी और आप यहाँ से जो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है या ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर जो है वो क्लिक करके इसको जो है वो ओपन कर लेंगे। तो ये आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी और इसको आप जो है वो सेव या सेव एज जो करना है आपने वो बिल्कुल वैसे जिस तरह हमने वर्ड में पढ़ा था उसी तरह आप जो है वो सेव एज या सेव कर सकते हैं। उसके लिए हमने 3 ऑप्शन पढ़ी थी, या तो आप Ctrl+S प्रेस कर सकते हैं या हमारे पास यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में ये सेव का बटन है, इससे आप क्लिक करके सेव कर सकते हैं, या फिर आपके पास यहाँ पे फाइल के ऑप्शन के अंदर ये सेव के ऑप्शन है, आप इससे जो है सेव कर सकते हैं। इन तीनों ऑप्शन में से आप किसी भी ऑप्शन को यूज करते हुए जो है अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो सेव का मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और चूंकि अगर आपने वर्ड के अंदर प्रैक्टिस कर ली है तो आपको इसकी भी जो है अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। जस्ट एक दफ़ा मैं आपको Ctrl+S करके सेव करके थोड़ा सा बता देता हूँ। लेट्स से मैं ब्राउज करके जो है इससे डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव करना चाह रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट का फोल्डर है, इसमें बुक 2 के नाम से जो है सेव करना चाह रहा हूँ। या आप यहाँ पे कोई सा भी जो है बुक का नेम लिख सकते हैं, यानी आप इस अपनी फाइल का नेम लिख सकते हैं। 222 हम कर देते हैं और बाद में आपने सेव प्रेस कर देना है। तो ये डॉक्यूमेंट आपकी जाके फिर जो है वो सेव हो जाएगी और आपको यहाँ पे देखें ऊपर वो जो बुक जो है वो 222 जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है ये डॉक्यूमेंट आपकी सेव हो जाएगी। अब एप्लीकेशन लेआउट की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन लेआउट बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह वर्ड का था। ऊपर हमारे पास टाइटल बार है यहाँ पे जिसमें टाइटल लिखा होता है, ये हमारे पास कुछ क्विक एक्सेस टूल बार है, इसके अलावा हमारे पास ये मेन्यू बार है, ये नीचे हमारे पास टूल बार है और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये एक पोर्शन एक्स्ट्रा है जो वर्ड में नहीं है। और इसका जो लेआउट है ओवरऑल जो है अगर आप देखें तो वो भी आपका जो है वो वर्ड से डिफरेंट है। यहाँ पे सारे सेल्स बने हुए हैं। तो इस लेआउट में अगर आप ये वाला जो देखें तो इसमें आपका सेल का एड्रेस आ रहा होता है। इसका नाम वैसे नेम बॉक्स उसने लिखा हुआ है कि बॉक्स का नेम जो है वो क्या है, वो असल में सेल का एड्रेस होता है। सेल के एड्रेस के लिए आपको मैं एक बात यहाँ पे शुरू में बताता चलूँ जो है वो ये है कि हमारे पास सेल किस तरह से बनते हैं कि इनके कॉलम है जो कि आपके A, B, C इस तरह से आगे चलते जाएंगे और आपका जो आखिरी कॉलम है जब आपका A से Z तक पहुंच जाएगा, अगर आप यहाँ पे देखें तो Z से आगे जो है फिर AA स्टार्ट कर लेगा,
यानी डबल ए बी ए सी ए डी ए ई इस तरह से चलता जाएगा जो है। तो ये आपका चलता जाएगा और आप एंड पे अगर जाना हो तो कंट्रोल, अभी आपको स्क्रीन के ऊपर भी की नजर आ जाएगी, कंट्रोल जो है और आप राइट एरो प्रेस करेंगे तो आप सबसे आखिरी वाले जो है, जो हमारे पास सबसे आखिरी वाला है यहाँ पे कॉलम, आप उस पर पहुंच जाएंगे, वो हमारे पास XFD है। अगर आप फिर जो है कंट्रोल की प्रेस करके लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो आप सबसे पहले वाले कॉलम के ऊपर जो है वो पहुंच जाएंगे, जो कि हमारे पास ए था। इसी तरह अगर आपने सबसे आखिरी वाला जो हमारे पास है, सबसे आखिरी वाला जो हमारे पास जो रो है उस पर जाना है तो कंट्रोल डाउन एरो जो है वो आप प्रेस कर देंगे। तो कंट्रोल डाउन एरो जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो है ये आपका सबसे आखिरी जो है उस पे पोर्शन पे पहुंच जाएगा। ये हमारे पास सबसे आखिरी पे जो है ये पहुंच गया हमारे पास जो है। यहाँ पे हमारे पास 10,48,576 जो हैं, ये वर्ड एक्सेल मेरे पास 2016 है तो इसमें इतने हैं। पुराने वाले एक्सेल के अंदर जो है वो कम हो सकते हैं, तो ये आपके 10,48,576 है। तो इसी तरह आप कंट्रोल अप की प्रेस करके जो है बिल्कुल ऊपर आ सकते हैं। बिल्कुल ऊपर से मुराद ये कि सबसे पहले वाले जो है वो आप रो के ऊपर आ सकते हैं। अच्छा, जिसके अलावा जो है हमारे पास जो पोर्शन है जो हम देखना चाह रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पे है ये शीट्स का। यहाँ पे पुराने वाले ऑफिस के अंदर आपके पास 3 शीट्स अवेलेबल होती थी, लेकिन ये जो हमारे पास ऑफिस 2013 या ऑफिस 2016 है या एक्सेल 2016 जो है उसमें आपको सिर्फ स्टार्ट में एक ही शीट होगी और साथ ही एक प्लस का बटन होगा जिसको प्रेस करते हुए आप जो है मल्टीपल शीट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास पोर्शन है वो इस साइड पे जो हमारे पास जो है ये आपका जो है स्क्रॉल बार है, जिससे आप अपनी शीट को जो है वो जो है इस वाले स्क्रॉल बार से आप जो है लेफ्ट राइट कर सकते हैं, और ये जो इस साइड पे हमारे पास स्क्रॉल बार है इससे आप अप डाउन कर सकते हैं। ये हमारे पास जूम की ऑप्शन है, अगर आपने जूम करना हो अपनी शीट को जो है, जिस तरह हमने वर्ड में भी इस्तेमाल किया था। और इस तरह हमारे पास जो है ये कुछ लेआउट्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हुए जो है डिफरेंट लेआउट्स देख सकते हैं। ये हमारे पास पेज लेआउट है, यानी पेज की शक्ल में किस तरह नजर आएगा, क्योंकि हमारे पास शीट काफ़ी बड़ी है इसीलिए हम इसे कई दफ़ा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। यानी ये आपके कॉलम्स भी बहुत ज़्यादा हैं, कई हज़ारों में कॉलम है और कई लाखों में आपकी जो है वो रोज हैं, इसलिए आपको पूरी शीट नजर आ रही होती है। तो अगर आप इसको जब पेज व्यू में देखना चाह रहे हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको फिर पेज व्यू में, यानी एक पेज के ऊपर जितने भी आपका पोर्शन नजर आ रहा होगा वो आपको दिखा देगा। और जो तीसरा हमारे पास ऑप्शन है वो पेज ब्रेक ऑप्शन है, यानी जहां जहां पे पेज ब्रेक हो रहा है वहां वहां पे आपको एक हाशिया दिखा देगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे ये परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। अगर मैं पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जो है वो देखें सिंगल पेज की फॉर्म में आपको दिखाना शुरू कर देगा। और अगर मैं जो है पेज ये जो हमारे पास ब्रेक के ऊपर क्लिक कर देता हूं तो उसमें क्या होगा कि आपके पास जो जिस पेज के ऊपर आपने काम जितना भी किया होगा उस लिहाज से आपको जो है वो पेज का ब्रेक करके दिखा दिया करेगा, जितना भी पोर्शन आपने काम किया होगा। तो अभी चूंकि हमने कोई काम नहीं किया हो तो यहाँ पे ये सारा ग्रे है, जितना हम लिख लेंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं फर्ज करने कुछ लिख लेता हूँ, ये मैंने कुछ लिख लिया यहाँ पे जो है। अब देखें मैं पेज ब्रेक करूंगा तो वो देखें क्या करेगा, हमारे पास जो है उतना ही पोर्शन हमें जो है वो दिखा देगा इस तरह से जो है। ठीक है जी, तो जितना हमने लिखा हुआ है सिर्फ उतना ही पोर्शन हमें जो है वो दिखा देगा। आप इसको जो है यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना आपने जो है वो प्रिंटिंग में लेके आना हो, जितना आपने व्यू करना हो, तो इस लिहाज से आप कर सकते हैं। हमारा जो डिफॉल्ट है वो हमारा जो है यही, हम जो है वो सेल वाले मोड के अंदर, नॉर्मल मोड के अंदर रहते हैं, जिसमें हमें सारे सेल्स जो है नजर आ रहे होते हैं, तो उस लिहाज से आप इसको जो है फिर लेके चल सकते हैं। ओके जी, ये हमें समझ आ गई कि हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन का मेन लेआउट जो है वो क्या है। और इसके साथ साथ जो है मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि वर्कबुक और वर्कशीट में क्या फ़र्क होता है। वर्कबुक जो हमारे पास है ये आपकी ये पूरी फाइल जो होती है ना, ये वर्कबुक कहलाती है। जिस तरह हमने ये पूरी फाइल ओपन की हुई, इसमें आपकी मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं, और आपकी जिस तरह हम यहाँ पे मल्टीपल शीट्स क्रिएट कर लेते हैं, देखें ये हम जो 3 शीट्स हमने क्रिएट कर ली तो ये एक ही वर्कबुक कहलाएगी, लेकिन ये जो एक शीट है ये आपकी वर्कशीट कहलाएगी। ठीक है जी, तो ये आपका फर्क है। वर्कबुक में पूरी फाइल को हम वर्कबुक कहते हैं, और जो उसके अंदर शीट्स होती हैं हमारे पास वो एक भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो सिंगल को हम जो है वो वर्कशीट कहते हैं। तो उम्मीद है आपको वर्कबुक और वर्कशीट का भी जो है पता चल गया होगा। अच्छा जी, इसके बाद जो है हम ये देख लेते हैं कि आप शीट जो है वो रिमूव भी, क्रिएट तो हमने करनी सीख ली, रिमूव किस तरह से करते हैं शीट्स को जो है। तो शीट्स का थोड़ा सा हम काम जो है वो देख लेते हैं। मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ इसे जो है, ताकि मैं यहाँ से शीट का जो है पता चल रहा हो। ये हमने डिफरेंट शीट्स क्रिएट, एक और दफ़ा प्रेस करूंगा तो एक और शीट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है जी, ये आपकी शीट यहाँ पे क्रिएट हो रही है, इसे आप उठा के यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से आप शीट को जो है वो डिफरेंट तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। अगर आपने कोई शीट जो है वो बना ली हुई थी और उसे आप जो है वो डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आप उसके ऊपर जो है वो राइट क्लिक करके इसको जो है फिर वो डिलीट कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है डिलीट की, तो ये शीट आपकी डिलीट हो जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पे क्लिक करके आप फिर मजीद शीट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं।
अच्छा, इसके बाद जो है आपने किसी शीट को जो है वो हाइड करना है, यानी आप जो है वो अपनी वर्कबुक के अंदर उसे दिखाना नहीं चाह रहे, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप उसको जो है वो हाइड कर सकते हैं। अब देखें वो शीट हमारे पास बनी पड़ी हुई है, लेकिन वो हाइड हो जाएगी, वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगी। इसी तरह आप यहाँ से जो क्लिक करके दोबारा उसे अनहाइड कर सकते हैं। तो वो पूछेगा कौन सी शीट आप अनहाइड करना चाह रहे हैं। अगर आपने मल्टीपल शीट्स हाइड की होंगी तो उनमें से आप जो है वो कोई एक या सारी जो है वो आप फिर अनहाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास चूंकि एक ही अनहाइड शीट हुई थी तो हम उसी को सिलेक्ट करके अनहाइड कर देते हैं। तो ये शीट जो है हमारे पास ये फिर आपकी अनहाइड होगी। अच्छा, इसके साथ जो है आपने फिर ये देखना है कि आप शीट का नेम भी चेंज कर सकते हैं। नेम किस तरह से आपने जो है इसका चेंज करना है। ओके जी, आप यहाँ पे क्लिक करें, राइट क्लिक करके जो है आप फिर रीनेम के ऊपर क्लिक करेंगे और हम इसका नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। हम इसे लेट्स से कह देते हैं ये हमारे पास डाटा की शीट थी। दूसरी जो हमारे पास शीट जो है हम इसे कह देते हैं ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट की शीट थी। ओके जी, ये हमारे पास शीट्स के जो है वो इस तरह से नेम रख सकते हैं। और इस तरह आप जो है ये कर लें कि इसको हम कर लेते हैं ये हमारे पास 4 कॉस्ट थी। तो इस तरह से आप जो है वो नेम चेंज कर सकते हैं शीट्स के जो है। और इसके अलावा जो है आप शीट्स को जो है कलर भी दे सकते हैं। यानी यहाँ पे हमारे पास सारी जो है वो ग्रे कलर की शीट्स नजर आ रही हैं, तो हम इनको डिफरेंट कलर्स जो है वो दे सकते हैं। लेट्स से मैं इसको जो है कोई कलर जो है वो दे देता हूँ, टैब कलर पे आपने आ जाना है और यहाँ से आके मैंने डाटा है तो मैं इसे लेट्स से रेड कलर दे देता हूँ। ये मेरे पास जो है वो रिजल्ट्स हैं, तो मैं इन्हें फर्ज कर लें ग्रीन कलर दे देता हूँ। यहाँ से जो है ये मेरे पास चले ग्रीन कलर है, ये मैंने ग्रीन कलर दे दिया। और इसके बाद हमारे पास फोरकास्ट है, इसे लेट से मैं ब्लू कलर दे देता हूँ, तो यहाँ पे आपने से ब्लू कलर दे दिया। ये देखें इस तरह से आपके जो है फिर शीट्स को जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो कलर्स भी आ सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो और ऑप्शन है वो है मूव और कॉपी। आप पूरी की पूरी शीट को जो है वो मूव करना चाह रहे हैं, कॉपी करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से मूव और कॉपी जो है वो कर सकते हैं। यानी आप जो है ये डाटा को कहीं और मूव करना चाह रहे हैं या इसकी कॉपी क्रिएट करना चाह रहे हैं। मूव में ये है कि आपका सिर्फ जो है वो आपका मूव टू एंड जो है अगर करना चाह रहे हैं तो आप इसको ओके कर देंगे तो ये एंड पे चली जाएगी हमारे पास जो है। या आप जो है कॉपी इसकी बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे क्रिएट अ कॉपी। जब आप इसे ओके करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है डाटा की एक कॉपी बन जाएगी और इसका नाम बाद में आप फिर जो है वो चेंज कर देंगे। जितना डाटा आपका जो है इस डाटा वाली शीट के ऊपर होगा उतना ही डाटा 2 वाली शीट पे भी आ जाएगा। और बाद में आप इसके अंदर जो है इसका नाम चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर दें, और इसमें अगर आप डाटा की चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आप चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये हमारी तकरीबन ऑप्शन जो थी वो आपकी शीट से रेलिवेंट थी। इसके बाद जो है वो हम जरा देख लेते हैं कि हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। सेल्स की हमने थोड़ी सी बात ऐसे की है कि यहाँ पे हमें जो है वो सेल का एड्रेस नजर आ रहा होता है। आप जिस भी सेल के ऊपर क्लिक करेंगे उसका एड्रेस देखिए। एड्रेस किस तरह बनता है, पहले कॉलम का नाम लिखा जाएगा और फिर रो का नाम लिखा जाएगा। कॉलम हमारे पास C है और रो हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे एड्रेस C4 आ गया। लेट्स सी यहाँ पे हम आते हैं, कॉलम हमारे पास E है और हमारे पास रो जो है 4 है। लेट्स सी यहाँ पे आ जाते हैं, कॉलम हमारे पास F है और यहाँ से हमारे पास रो जो है वो 8वीं है, तो लिहाजा हमारे पास F8 आ जाएगा। तो ये आपके सेल के एड्रेसेस होते हैं जो कि बहुत ही अहम है। और आपने जब आगे जाके फार्मूलाज का इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे सारा काम ही आपका जो है बेस करेगा सेल एड्रेसेस के ऊपर जो है। तो इस लिहाज से आपको सेल एड्रेसेस का जो है काफ़ी अच्छे तरीके से पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए हम किस सेल के ऊपर हैं। और अगर आपको जो है नहीं पता तो आप ये काम भी कर सकते हैं कि आप सेल के ऊपर क्लिक करके जो है उसका एड्रेस यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से देख के फिर आप जो है जब आपने फार्मूलाज लगाने हैं तो वहाँ पे आप सेल को जो है फिर ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये कि अगर आपने फर्ज कर ले मल्टीपल सेल सेलेक्ट करनी है, अगर तो वो इकट्ठे हैं तो आप इस तरह से ड्रैग करते हुए ना उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह कर लें या आप उन्हें इस तरह से कर लें। लेकिन अगर आपने डिफरेंट सेल सेलेक्ट करने हैं, जब हमने रिजल्ट फाइंड करने होते हैं, डाटा आपका डिफरेंट सेल्स में भी पड़ा हो सकता है, तो फिर आप क्लिक करके कंट्रोल प्रेस कर लें और आप जो सेल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो आपके सारे सेल जो है वो सिलेक्ट होते चले जाएंगे। तो आप इस तरह से डिफरेंट जो सेल्स हैं उनको भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास है वो ये है कि आपकी ये जो हमारे पास कॉलम्स हैं या ये जो रोज हैं इनकी जो है वो एक फिक्स लेंथ होती है। आप इस लेंथ को जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जब आपका कर्सर इस तरह से आ जाएगा, जिस तरह हमने वर्ड के अंदर बात की थी, जब आपने टेबल का साइज जो है, कॉलम का साइज जो है उसे बढ़ाना होता है, उसे इंक्रीज करना होता है, तो जब आपका इस तरह का सिंबल बन जाए तो आप उसको क्लिक करके जो है फिर इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास ऑप्शन होगी। इसी तरह आपके पास ये जो हमारे पास है रो जो है इसकी भी आप जो है वो हाइट ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से, लेकिन एक बात याद रखनी है, सब की फिर हो जाएगी, यानी पूरी रो की जो आपकी हाइट यही रहेगी और इस तरह पूरे कॉलम की आपकी जो है विड्थ यही रहेगी। ये आपकी फिर ये इनके अगर आप जो है एक सेल में आपने विड्थ ज़्यादा कर ली, दूसरे सेल में जाके आप विड्थ कम कर लें, ये ऑप्शन अलबत्ता आपके पास MS एक्सेल के अंदर जो है इस वाले वर्जन के अंदर अवेलेबल नहीं है, ना ही पुराने वर्जन के अंदर अवेलेबल है।
अच्छा जी, ये काम हमारे पास हो गया कि हम किस तरह से इनकी हाइट्स जो है वो कम ज़रा कर सकते हैं और किस तरह से इनकी विड्थ जो है कम ज़रा कर सकते हैं। इसके बाद हम जो है ज़रा टेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि टेक्स्ट को आप जो है वो किस तरह से इसके अंदर राइट करते हैं और फॉर्मेट कर सकते हैं। पहली बात हम ये देख लेते हैं टेक्स्ट को आप किस तरह से राइट करते हैं। राइट करने के लिए ऑप्शन यही है कि आपने जिस भी सेल के अंदर टेक्स्ट राइट करना है वहां पे आप पहले माउस की मदद से उस सेल को सिलेक्ट करेंगे क्लिक करके जो है, और फिर उसके बाद जो है आप इसके अंदर डायरेक्ट लिखना शुरू कर देंगे। आपको दोबारा वेट करने की जरूरत नहीं, आप इसके अंदर जो है वो डायरेक्ट लिखना शुरू कर देंगे इस तरह से जो है। तो जैसे ही लिखेंगे, अगर वो जो है अगर आपका वो जो टेक्स्ट है वो काफी लेंथी है तो देखिए वो सेल के अंदर, ये नहीं कि वो अगले सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, नहीं, वो आपको इसी सेल के अंदर रहेगा। अगले सेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आप कुछ और लिख सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे ये कह देता हूँ नेक्स्ट सेल कर, देखिए पिछला जो टेक्स्ट था वो आपका छुप गया, वो खत्म नहीं हुआ। आप जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये हमारे पास एक फॉर्मूला बार है, यहाँ पे आपको सारा टेक्स्ट नजर आ रहा होगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट सेल का आ गया। तो अगर आप जो है यहाँ से क्लिक करके उसको जो है वो आप उसकी विड्थ ज़्यादा कर सकते हैं, या एक बड़ी ही अच्छी की है हमारे पास जो है शॉर्टकट है, ट्रिक है हमारे पास, आप यहाँ पे आके सिर्फ डबल क्लिक कर दें तो वो देखें ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जितनी आपको विड्थ चाहिए होगी उसके मुताबिक जो एडजस्ट कर देगा। दोबारा देखें, ये हमने इतना सेल था हमारे पास, जो हमने यहाँ पे आके यहाँ पे इसे ड्रैग करके इस तरह इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, या फिर यहाँ पे आके डबल क्लिक कर दें तो उसकी विड्थ बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आपका टेक्स्ट जो है उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे हमारे पास जो है एक ऑप्शन होती है रैप टेक्स्ट की जो है, अगर फर्ज कर लें आपका सेल जो है आप इतना ही रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आके आप इसे जो है वो रैप टेक्स्ट कर दें तो उससे क्या होगा कि आपकी जो है वो हाइट बढ़ जाएगी, तो उस सेल की विड्थ उतनी रहेगी, अलबत्ता आपकी रो की हाइट जो है बढ़ जाएगी और आपका टेक्स्ट जो है फिर उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। ये हमारे पास रैप टेक्स्ट की ऑप्शन है। ओके जी, तो ये काम हमारा हो गया। हम डबल क्लिक करके इसकी जो है विड्थ ज़्यादा कर लेते हैं। इसके बाद हम जो है वो ये देख लेते हैं कि आप इस टेक्स्ट को जो है वो चेंज किस तरह से कर सकते हैं। चेंज करने के तरीकेकार, अच्छा एक चीज पहले बताता चलो, अगर आपने फर्ज करने बाद में से चेंज करना है, आप दोबारा इसके ऊपर क्लिक करते हैं लेट से, और आप जो है इसके ऊपर हम कर लेते हैं, आप इसके ऊपर कुछ लिखना शुरू, इसके आगे कुछ लिखना चाह रहे हैं, इसके ऊपर लिखना शुरू करेंगे, देखिए पुराने वाला टेक्स्ट खत्म हो जाएगा। इसके ऊपर कुछ लिखना शुरू करता हूं, पुराने वाला टेक्स्ट खत्म हो जाएगा। देखें, तो अगर हमने दोबारा इसके आगे नेक्स्ट जो है नेक्स्ट सेल फर्ज करने, इसके आगे मैं एड्रेस लिखना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट सेल एड्रेस लिखना चाह रहा हूँ, तो वो कैसे करूंगा? यहाँ तो आप करेंगे डबल क्लिक यहाँ पे तो आपका कर्सर आ जाएगा और फिर आप इसके आगे लिखना शुरू कर देंगे। यहाँ एक हमारे पास शॉर्टकट की है जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ जाएगी, वो है F2, जिससे हम रीनेम भी करते हैं। तो आप जिस तरह हमने वर्ड में देखा था डॉक्यूमेंट को हम रीनेम करते हैं, तो इसके बाद अगर आप टाइप करेंगे तो फिर आपका पुराना टेक्स्ट जो है वो आपका वहीं पे रहेगा और नया टेक्स्ट जो है वो उसके आगे लिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर डबल क्लिक करते हैं तो इसकी विड्थ भी एडजस्ट हो जाएगी। तो ये बड़ा अहम जो है वो पॉइंट है। अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें बड़ा मसला आता है, दोस्तों को बड़ा मसला आता है कि जैसे ही वो इसके ऊपर आके क्लिक करते हैं, लिखना शुरू करते हैं तो पुराना टेक्स्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से नहीं लिख रहे। या तो आप डबल क्लिक करें सेल के ऊपर जो है इस तरह से डबल क्लिक कर लें, या फिर आप क्या करें इसके ऊपर क्लिक करके F2 प्रेस कर दें तो उसके आगे फिर आप लिखा जाएगा, पुराना टेक्स्ट आपका खत्म नहीं होगा। ओके जी, ये काम हमारे पास हो गया। टेक्स्ट को फॉर्मेट करना सीख लेते हैं। टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का तरीकेकार बिल्कुल वही है जो हमने वर्ड में पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ से जो है इसका जो है स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से जो है इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। कलर आप कोई सा भी जो है यहाँ से इसका चेंज कर सकते हैं। लेट्स से हम ये कलर कर देते हैं। इस तरह आप बोल्ड, इटालिक जो है और अंडरलाइन जो है ये सारा कुछ यहाँ से कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आपने वर्ड के अंदर पढ़ा था। इसी तरह आप सेल के अंदर जो है वो टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरह अगर आप ये वाला टेक्स्ट देखेंगे तो ये आप सेंटर लाइन हो गया, लेकिन ये इस तरह से जो है वो आपके सेंटर में नहीं है, यानी आपका वर्टिकली सेंटर में नहीं है, तो आप फिर इसके ऊपर क्लिक कर दें तो वर्टिकली सेंटर के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह आप टेक्स्ट को जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके डायरेक्शन हमने वर्ड में पढ़ा था, ओरिएंटेशन जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स से आप टेक्स्ट को इस तरह लिखना चाह रहे हैं तो ये देखिए आप इस तरह लिखा जाएगा। ये कई दफा टेबल्स के अंदर आपको कहा जाता है कि आप इसकी जो है वो ओरिएंटेशन यानी टेक्स्ट की जो है वो डायरेक्शन चेंज कर दें, तो इस तरह से भी आपने लिखना होता है। लेट्स से ये मैं इसको जो है चेंज करता हूँ, फिर आपको जरा ज़्यादा वाज़ा नजर आ जाएगा। देखिए इस तरह से नेक्स्ट सेल एड्रेस इस तरह से आपने लिखना होता है, तो आप इस तरह से इसकी जो है वो ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन है बॉर्डर की जो है, लेट्स से मैं Ctrl+Z करके, जिस तरह हमने वर्ड में पढ़ा था Ctrl+Z करके आप सारे ये काम खत्म कर सकते हैं जो भी आपने काम किए हुए हैं। बॉर्डर हमारे पास भी बड़ी अहम चीज़ है कि आपने जो टेबल बनाया होता है उसका आपने बॉर्डर वगैरह लगाना होता है, वरना जब आप उसको जो है वो प्रिंट प्रीव्यू में या प्रिंट करते हैं तो आपको बॉर्डर नहीं नजर आ रहा होता, प्रिंट नहीं होता बॉर्डर आपका जो है। तो आपने क्या करना है, फर्ज कर लें इतना सेल जो है इनको हम बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके ये हमारे पास बॉर्डर की ऑप्शन है। यहाँ पे आके हमारे पास ही ऑल बॉर्डर है या नो बॉर्डर है, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें तो ये सारे बॉर्डर्स आपके लग जाएंगे। देखें अब आपको ये लाइंस नजर आनी शुरू हो गई।
तो ये अब आपको प्रिंटिंग के अंदर भी लाइंस मिलेंगी, अदरवाइज आपको लाइंस, ये जो लाइंस है हमारे पास इस साइड के ऊपर जो है, ये लाइंस आपको प्रिंटिंग के अंदर सेल की नहीं मिलती। आप जिनको बॉर्डर्स लगाएंगे जिन सेल को जो है, सिर्फ वही आपकी जो है वो फिर आपकी आउटपुट के अंदर जो है वो प्रिंटिंग होगी। ओके, कंट्रोल जी करें, मैं फिलहाल इसे खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे जो है कुछ थोड़ी सी ऑप्शन आपको मजीद बताता चलूँ जो है आपको जो है कि किस तरह से वो काम करती हैं, फिर उसके बाद हम अपना जो है वो काम भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं प्रैक्टिकल का जो है। अच्छा जी, हमारे पास कर्सर की जो है वो किस तरह कितने स्टाइल्स होती हैं। एक स्टाइल अभी आपको नजर आ रहा है जिसमें वो जो है वो क्रॉस साइन है और काफ़ी जो है वो थिक है। जब आप इसे जो है लेके आएंगे यहाँ पे तो वो अभी भी क्रॉस साइन है, काफ़ी थिक है। इसका मतलब ये है कि आप किसी सेल को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। ये हमारे पास जब भी आपने किसी सेल को सिलेक्ट करना होगा तो आपके कर्सर की शेप ये वाली होगी। दूसरा जो है हमारे पास, लेट से मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ 1 2 3, यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट से 2 4 5, ये मैं कुछ लिख लिया। अब ये 2 सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ड्रैग करके लिया। अब देखिएगा जी, यहाँ पे हमारे पास कर्सर की शेप चेंज होगी, यानी कि क्या 4 क्रॉस ही है लेकिन 4 एरोज बन गए हैं चारों साइडों के ऊपर जो है। यानी अब आप इस वैल्यू को जो आपने ड्रैग की हुई है या जो आपने सेलेक्ट की हुई है इसे आप मूव कर सकते हैं। लेट से मैं इसे इधर मूव करना चाह रहा हूँ तो ये इधर मूव हो जाएगी। लेट से मैं इसे नीचे मूव करना चाह रहा हूँ, कहीं यहाँ सेल पे लेके आना चाह रहा हूँ तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये दूसरी शेप है हमारे पास, जब आपका सेल जो है कर्सर के साथ जो है 4 एरोज बन जाएंगे चारों साइडों के ऊपर जो है, यानी लेफ्ट राइट अपर एंड डाउन साइड के ऊपर जो है। और एक आखिरी शेप है हमारे पास जो कि जब आप कॉर्नर पे लेके आते हैं, इस कॉर्नर पे ये देखें, अब हमारे पास जो है वो थिन किस्म का एक जो है वो क्रॉस साइन बन गया हुआ है। ये आपका बड़ा ही अहम है, फार्मूलाज के अंदर हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। और इसका तरीक़ेकार क्या होता है ये अभी आपको मैं एक जो है एग्जाम्पल से बताता हूँ। लेट्स से आप कोई नंबर्स लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पे अब आप नंबर्स लिखना चाह रहे हैं, आपने 1 लिखा, यही आप नीचे लेके जाना चाह रहे हैं तमाम सेल्स के अंदर, तो आप इसे ड्रैग कर देंगे तो सारे सेल्स के अंदर देखें 1 लिखा गया। आप यहाँ पे 2 लिखना चाह रहे हैं तो आप इसको ड्रैग कर दें, सारा 2 लिखा गया। लेकिन अगर फर्ज कर लें आपने सारा 2 नहीं लिखना, आपने लिखना था 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखना था, तो फिर पहले आपको बताना पड़ेगा 2 सेल में वैल्यू देनी पड़ेगी 1, और अगले सेल में बताना पड़ेगा आप नेक्स्ट नंबर किस तरह के लिखना चाह रहे हैं 2। अब देखिए इन दोनों को सिलेक्ट करें, यहाँ पे आए जहाँ पे आपका थिन जो है वो क्रॉस बनता है, अब आप इसे ड्रैग कर दें तो आप देखिए आपके जो है वो नंबर लिखे जा रहे हैं सारे। इसी तरह आप जो है फर्ज कर लें आपने जो है वो इवन नंबर्स लिखने थे, 1 लिखें, यहाँ पे फिर आप 3 लिखें ताकि उसे पता चल जाए फर्क कितना है, डिफरेंस कितना है इन दोनों के अंदर जो है। आप देखें अब आप ड्रैग करेंगे तो सारे आपके इवन नंबर्स लिखे जा रहे होंगे, सॉरी ऑड नंबर्स लिखे जा रहे होंगे। अगर आपने जो है वो इवन नंबर्स लिखने आप फिर यहाँ पे लिखें, चूंकि इवन हमारे पास जो है वो 1 नहीं है, हम 0 स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। अब देखिए अब हम इवन नंबर लिखते हैं, अब अगर आप देखें यहाँ पे हम इसे ड्रैग करते हैं तो सारे इवन नंबर लिखे जा रहे होंगे। तो इस तरह से आप कोई सा भी नंबर जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने लिखा यहाँ पे फर्ज कर लें 1, उसके बाद आपने लिख दिया नीचे वाले सेल में आके लिख दिया आपने 4, और आप जो है डिफरेंस जो है वो इतना रखना चाह रहे हैं। आप इन दोनों को पहले सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद थिन एरो को जो है वो थिन एरो क्रॉस की शक्ल में ले आएँ और फिर इसे ड्रैग करते हैं। अब देखिए आपका जो है वो उसी तरह से चलता जाएगा। तो इस तरह से आप जो है फर्ज कर लें, ये बड़ा एक सिंपल सा ट्रिक है कि आप किसी भी रकम का अगर टेबल लिखना चाह रहे हैं, लेट्स से आप जो है वो 9 का टेबल लिखना चाह रहे हैं 9, और उसके बाद हमारे पास 9 2 18 हो जाएगा हमारे पास जो है, तो ये आप लिख लें। तो इन दोनों को सेलेक्ट कर लें और यहाँ से इस तरह आप इसे ड्रैग कर दें तो ये देखें हमारे पास जो है वो 9 का पूरा टेबल लिखा गया। 18 27 36 45 54 63 72 81 और 90। तो ये एक शॉर्टकट सा तरीका है अगर आपने किसी चीज़ का भी टेबल लिखना हो। लेट से आपने जो है वो 23 का टेबल लिखना था, हम यहाँ पे 23 लिखते हैं, 23 दून जो है हमारे पास 46 हो जाएगा और हम इसको जो है इस तरह से सेट करते हुए यहाँ से ड्रैग कर देंगे तो ये आपका जो है वो 23 का जो है वो टेबल लिखा जाएगा सारा। ओके जी, ये बड़ी अहम चीज़ थी जो कि आपको फार्मूलाज में जाके जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको ज़रूरत इसकी पेश आएगी जो है। और इसके बाद हम जो है वो ज़रा सेल के एड्रेसेस की हमने चले बात कर ली है, टेबल कंस्ट्रक्शन में बात कर ली है, थोड़ी सी फार्मूलाज की बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो है फार्मूलाज जो हैं वो 2 टाइप्स में डिवाइड करता हूँ। फार्मूलाज को जो है 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास होते हैं कस्टमाइज फार्मूलाज जो हम खुद लिखा करेंगे, और दूसरे हमारे पास होते हैं बिल्ट इन फार्मूलाज जो कि पहले से एक्सेल ने बना के रखे हुए हैं। पहले मैं जरा कस्टमाइज फार्मूलाज की बात करता हूँ। लेट्स से अभी हमने वो टेबल वाली बात ही करनी थी कि हमने टेबल लिखना था। ठीक है जी, मैं ये काम करता हूँ, मैं एक शीट नई क्रिएट कर लेता हूँ, उस शीट पे आ जाता हूँ। लेट्स से ये हमारे पास शीट 6 है, मैं इस पे आ जाता हूँ और अब जरा मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको जो है यहाँ से नजर आ रहा हूँ। लेट्स से मैंने जो है वो टेबल लिखना है और टेबल प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है जिस तरह हमारा टेबल का फॉर्मेट होता है। कैसे जी, पहले 2, फिर हमारे पास जो आता है मल्टीप्लाई का साइन, फिर आगे हमारे पास आता है 1,
फिर आता है इक्वल का साइन, और फिर आता है हमारे पास आगे जो है ये इक्वल को जो है वो ज़रा इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करता, तो आपने जो है वो फार्मूला लिखना शुरू कर देगा। तो आप इक्वल लिख के एंटर प्रेस करेंगे तब ये आपका सिर्फ इक्वल लिखेगा। और उसके बाद हम जो है यहाँ पे 2 1s are 2 लिखना चाह रहे हैं, या आप कोई सा भी और जो है वो टेबल लिखना चाह रहे हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे टेबल 7 का कर लेता हूँ। पहली बात तो ये कि हमारा टेक्स्ट जो है वो सारा सेंटर में होना चाहिए, तो आप सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें और ये हमारे पास अलाइनमेंट के ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर दें, आप देखिए सारा टेक्स्ट आपका सेंटर में आ जाएगा। एक बात तो ये होगी। अब हमने यहाँ पे लगाना है फार्मूला, और फार्मूला लगाना है हमने अपना बना के। अपना बना के फार्मूला किस तरह से लगाना है कि हमने 7 को 1 से जो है वो ज़रब करना है। वैसे आपको पहले एक बता दूं कि हम इससे पहले ज़रा यहाँ पे सारा 7 लिख लेते हैं। ये 10 तक हमने 7 लिख लिया। क्रॉस का साइन भी हमने इसी तरह लेके आना है, तो हम इसी तरह लेके आ जाएंगे। लेकिन 1 2 3 हमने लेके आना है, तो हम इसको अगर इस तरह करें तो फिर तो सारा 1 लिखा जाएगा। देखिए अगर मैं इस तरह कर देता हूँ ड्रैग, हमने 1 2 3 लिखना है। कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ पे पहले 2 लिखता हूँ ताकि उसे पता चल जाए जी फ़र्क कितना लेके आना है, और फिर इसके बाद क्लिक करते हुए जो है मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। तो अब देखिए आपका 10 तक हो गया। आप इसको जो है वो लाइन सेंटर कर दें ताकि ये सारा सेंटर में आ जाए। तो इस तरह से अब हमारे पास जो है ये हो गया जी। इक्वल का साइन मैं इसी तरह लेके आना चाह रहा हूँ, तो इस तरह सारा इक्वल का साइन आपका आ गया। अब यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लिखते हैं। कस्टमाइज फार्मूले की बात पहले करने लगा हूँ। सिंपल सा फार्मूला में हमें पता है कि जब हम 7 को जो है इस 7 को जो है इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 7 1s are 7 जो है। इस 7 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 14 आ जाएगा। ओके जी, तो अब हमने काम क्या करना है, पहले हमें सेल का एड्रेस का पता होना चाहिए। क्या है जी, सेल का एड्रेस A1 है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, C1 से। ये हमारे पास इसका एड्रेस आ गया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला तरीकेकार। दोनों सेल का आपको पता होना चाहिए जिसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अब हम जो है फॉर्मूला लिखते हैं। इक्वल का साइन प्रेस किया, और इसके बाद हमने क्या करना था जी, हमने A1 को जो है यहाँ पे लेके आना था। A1 लिख लिया मैंने जो है, ये देखें ऑटोमेटिकली वो आपका ब्लू हो जाएगा, यानी सिलेक्ट हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 से, यानी C1 से हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे हमारे पास स्टेरिक है, यानी आप क्रॉस का साइन नहीं यूज करेंगे, स्टेरिक यूज करेंगे। और दूसरा सेल हमारे पास कौन सा था, C1, ये लें जी, वो भी सिलेक्ट हो गया। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास आंसर जो है वो 7 आ गया। एक दफा मैं फिर आपको फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ। इक्वल साइन, अब कौन सा आएगा जी, अब हमारे पास आएगा ये वाला जो सेल है, इसका जो एड्रेस है वो है A2। यहां पे मैं लिखता हूं A2, ये लिखा। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, अब हमारे पास C2 है यहाँ पे जो एड्रेस है इस सेल का जो है, तो यहाँ पे लिखूंगा C2 जो है। तो इस तरह से हमने कर लिया। एक और आपको फॉर्मूला लिखने का तरीके का बताता हूँ, वो क्या जी, इक्वल लिखे, इस सेल को हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले इस सेल के ऊपर क्लिक करें, देखिए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन डालना है। ये हमने मल्टीप्लाई का साइन लिख लिया, और उसके बाद हमने किस सेल को लिखना था, इस सेल को, इसका एड्रेस लिखने की बजाय इसके ऊपर सिर्फ क्लिक कर दें, तो देखिए ये सिलेक्ट होकर यहाँ पे आ गया। आप एंटर प्रेस कर दें। अच्छा जी, अब एक और चीज बड़ी अहम है, क्या हम सारे सेल्स के अंदर इस तरह से फॉर्मूला लिखेंगे, नहीं। जो मैं आपको बता रहा था कि फॉर्मूलाज के अंदर आपका जो है ये बड़ा ज़रा काम आने वाला, ये वाला जो सिंबल है हमारे पास जो है जिसमें आपका थिन क्रॉस बनता है, एरो जो है, तो आपने क्या करना है, फॉर्मूला जिस सेल के ऊपर लगाया है उसके ऊपर ला के सिलेक्ट करना है पहले। फिर आपका जब एरो इस तरह का जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेगा तो आपने इसे जस्ट ड्रैग कर देना है। तो देखिए आपके जो है वही फॉर्मूला सारी जगह के ऊपर लग गया। मैं इसे ज़रा सेंटर लाइन कर लूँ यहाँ से जो है, ताकि सारा टेक्स्ट जो है सेंटर लाइन हो जाए। और आपका देखिए वो फॉर्मूला सारी जगह पे ऑटोमेटिकली, देखिए यहाँ पे सेल के एड्रेसेस ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं। इनको हम कहते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग। हमने सेल के एड्रेसेस जाके लिखे तो नहीं, हमने सिर्फ क्या किया है, इस सेल के ऊपर क्लिक करते ड्रैग कर दिया था, तो उसने देखें खुद ही जो है वो रिलेटिव एड्रेस यानी इसका और इसका एड्रेस उठा लिया। यहाँ पे आके जो है इस सेल के ऊपर इसका और इसका उठा लिया, इस सेल के ऊपर आके इस सेल का और इस सेल का उठा लिया, इस सेल के ऊपर आके इस सेल का और इसका उठा लिया। तो इस तरह से जो है ये आपके सारे रिलेटिव एड्रेसेस उठा के यहाँ पे जो है वो आपको आंसर शो करवा देगा। तो ये बड़ा सिंपल सा जो है वो एक प्रैक्टिस है आपके लिए कि आप किस तरह से अपने फार्मूलाज जो हैं वो लिखते हैं। लेट्स से एक आपको मैं कस्टमाइज फार्मूला का तरीकाकार और बता देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। मैं ये कहता हूं आपने इस सेल को, इसको और इसको जो है वो आपने ऐड करना है। पहला तरीकाकार, आप इक्वल प्रेस करें, उस सेल का एड्रेस लिखें, वो हमारे पास था A1, प्लस का साइन आगे लिख लें। दूसरा था हमारे पास जो हमने ऐड करना था वो हमारे पास है ये वाला C1, तो मैं यहाँ पे C1 लिख देता हूँ। उसके बाद तीसरा जो हमने सेल ऐड करना था वो हमारे पास था ये E1, तो मैं यहाँ पे E1 लिख देता हूँ। ये 3 लिख के मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखिए इन तीनों को सम करके 7 7 14 और एक जो है वो हमारे पास 15 उसने यहाँ पे लिख दिया 15। दूसरा तरीकेकार क्या बताया था, इक्वल लिखें, इस सेल के ऊपर प्रेस किया मैंने, आगे प्लस का साइन लिख लें आप जो है,
उसके बाद इस सेल के ऊपर प्रेस कर दिया मैंने, देखें ऑटोमेटिकली उसका एड्रेस उठा लेगा फार्मूला, लेकिन ये इक्वल साइन के बाद उठाया करेगा, याद रखना इक्वल साइन जब आपका फार्मूला लिखा जा रहा होगा। फिर मैंने प्लस का साइन लिखा और फिर इस सेल के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, इसके बाद एंटर प्रेस कर दे तो ये आपका आ गया। अब बाकी सेल के ऊपर लगाना फार्मूला, तो जस्ट यहाँ पे आके आप इसे जो है इस तरह से ड्रैग कर दें, तो देखिए वो सबका जो है सम करके आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा। तो स्टूडेंट्स आपको मेरा ख्याल है अब समझ आ गई होगी सेल्स के ऊपर फार्मूलाज किस तरह से लगाने हैं और आपके जो कर्सर्स के डिफरेंट जो शेप्स होती हैं वो किस तरह से आपने जो है वो इस्तेमाल करनी है। ओके जी, ये हमारा जो बेसिक काम था जो हमने सीखना था। बिल्ट इन फार्मूलाज के थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अब जो है बिल्ट इन फार्मूलाज हमारे पास जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अगर आप इस साइड पे आते हैं तो ये हमारे पास फार्मूलाज हैं। यहाँ से अगर आप ड्रॉप डाउन करते हैं तो कुछ हमारे पास फार्मूलाज हैं। ये हमारे बेसिक फार्मूला जो यूज होते हैं, सम का है, एवरेज का है, काउंट का है, मैक्स का है और मिन का है। लेट से मैं सम का फार्मूला लगाता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप आके देखें जिस सेल के ऊपर मैंने क्लिक किया होगा तो उसके ऊपर सम का फार्मूला लग जाएगा और वो कुछ ऑटोमेटिकली कुछ रेंज उठा लेगा, यानी जो उसकी रेंज में नंबर्स आ रहे होंगे। यहाँ पे चूंकि इक्वल था उसलिए उसने उससे पहले वाले नंबर नहीं उठाए, तो ये दोनों नंबर्स को कह रहा है, यानी E1 और F1। अब फार्मूला लिखने का तरीकेकार अगर आप समझ लें, इक्वल साइन, और ये जब भी आपने सम को जो है वो बिल्ट इन फार्मूला यूज करना है या आप खुद लिखना चाह रहे हैं तो आप सम लिखेंगे, SUM लिखेंगे, आगे आप पैरेंथेसिस यूज करेंगे और जिन सेल को जिस सेल से आपने स्टार्ट करना जमा करना, यानी हमने E1 से स्टार्ट करना था, E1 लिखा हमने जो है, और हो सकता है हमारे पास यहाँ पे 5-6 सेल हो जिनको हमने जमा करना है, तो क्या करेंगे आप फिर जो है आगे लिखेंगे आप जो है कॉलन साइन जो है 2 डॉट्स लिखेंगे और आखिरी सेल जो आपने जमा करना है। लेट्स से मैं आपको ये फार्मूला जो है वो यहाँ पे, ये तो चलें यहाँ पे हम लगा देते हैं। लेट्स से ये फार्मूला मैं आपको यहाँ पे लगा के जो है दिखाना चाह रहा हूँ। हम थोड़ा सा इसे जो है वो जरा ये कर लेते हैं। ये अब आपको जो है वो सारे सेल नजर आ रहे होंगे। लेट्स से मैं इन सब को जमा करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल साइन, सम लिखेंगे, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, छोटी ब्रैकेट जो है। अब देखें सबसे पहला सेल कौन सा हमने सेलेक्ट करना है, ये वाला सेल सेलेक्ट करना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, ये जो यहाँ पे आ गया। और कहाँ तक जमा करना है, इस सेल तक करना है। यहाँ पे आगे मैं लिखूंगा कॉलन जो है और इसके आगे मैं फिर क्लिक कर दूंगा इस वाले सेल के ऊपर जो है। तो देखिए ये सारी रेंज सेलेक्ट होगी, पैरेंथेसिस बंद करूंगा और यहाँ पे आके जो है मैं ये ऐड कर दूंगा। आपको पता है 7 को 10 दफा जमा करें तो 70 हमारे पास आ जाता है। तो इस तरह से आप ये फार्मूला जो है वो लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा जब भी आपने रेंज लिखनी होती है सेल की, यहाँ से लेके यहाँ तक जब आपने सारी रेंज लिखनी है तो आपने क्या करना है, इक्वल का साइन लिखा, सम का फार्मूला लिखा आपने जो है और यहाँ पे ब्रैकेट डाली और यहाँ पे आके आपने क्लिक कर दिया, पहले सेल के ऊपर उसका एड्रेस आ गया और एंड वाले सेल तक हम आपने सारे जमा करने हैं। तो आप क्या करेंगे, आगे लिखेंगे कॉलन और एंड वाले सेल का एड्रेस यहाँ पे जो है वो आप क्लिक कर देंगे तो एड्रेस सेलेक्ट हो जाएगा। पैरेंथेसिस बंद करके आप जब इन्हें एंटर प्रेस करेंगे तो वो सारे जमा होकर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप बिल्ट इन फार्मूलाज भी जो है वो यूज कर सकते हैं, जिसमें आपने याद रखना है कि रेंज किस तरह से लिखते हैं। रेंज लिखने का बड़ा सिंपल सा तरीका ये है, पहला सेल का एड्रेस जो है वो आप लिख लें और उसके बाद आप कॉलन लिखें और उसके बाद आप आखिरी सेल का एड्रेस लिखते हैं जहां तक आपने सम करना है, एवरेज करना है, काउंट करना है, जो भी करना है, तो वो लिख के आप पैरेंथेसिस क्लोज कर दें तो आपका वो सारी रेंज जो है वो सिलेक्ट हो जाया करेगी। ओके जी, उम्मीद है अब आपको जो है वो बेसिक्स की काफ़ी जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी कि बेसिक जो हमारे कॉन्सेप्ट्स थे उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी। बेसिक चीज़ें हमने यही डिस्कस करनी थी। अब हम आ जाते हैं अपने प्रैक्टिकल्स के ऊपर जो है, जो हमने प्रैक्टिकल्स जो है परफॉर्म करने हैं। वो प्रैक्टिकल्स देखते हैं वो कौन कौन से हमारे पास जो है। मैंने तकरीबन यहाँ पे 5-6 प्रैक्टिकल्स जो है वो ऐड किए हुए हैं। उन 5-6 प्रैक्टिकल्स को जो है अब हम यहाँ पे परफॉर्म करने का तरीक़ाकार जो है वो सीखते हैं। ओके जी, हम आ जाते हैं यहाँ पे मेरे पास डॉक्यूमेंट के अंदर जो है मैंने कुछ प्रैक्टिकल्स के जो है वो लिखे हुए बनाए हुए हैं। वर्ड के अंदर जो है आपको पेपर के अंदर भी इसी तरह लिखे हुए मिलेंगे। ये मैंने पुराने पेपर्स में से ही उठाए हैं और इनको अब हम जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके जी, पहला सवाल जो हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 1 जो है उसमें यह है कि आपने ये जो है वर्कशीट क्रिएट करनी है या शीट क्रिएट करनी है एक्सेल के अंदर जो है और इसको आपने स्क्वेयर्स के नाम से सेव करना है। सेव करने का भी हमें पता है किस तरह से हमने सेव करना है। और आपने क्या काम करना है, आपने पहले एक्स के अंदर कुछ ये वैल्यूज हैं वो लिखनी है, फिर वाई का एक कॉलम बनाना है उसमें ये वैल्यूज लिखनी है। आपको ये बॉर्डर पहले लगाने की जरूरत नहीं, जिस तरह मैंने आपको बताया बॉर्डर आप पहले लगाएं, पहले आप सारा कुछ लिख लेते हैं हम जो है वहाँ पे आके। हमारे पास है एक्स वाई एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एक्स वाई एक्स स्क्वेयर वाई और एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जो है। तो हमें कॉलम कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 कॉलम हम यहाँ पे आके जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं कोई एक और शीट जो है ओपन कर लेता हूँ, शुरू से हम जो है काम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं, मैं ज़रा इसे जूम इन कर लेता हूँ। अब जी यहाँ पे हम आके जो है वो लिख लेते हैं जी। हमारे पास पहले क्या था, शिफ्ट प्रेस करके हम जो है वो एक्स लिख लेते हैं या मैं यहाँ पे कैप्स लॉक प्रेस कर दूँ ताकि सारे लेटर्स लिखे जाएँ कैपिटल में। फिर हमारे पास वाई था, फिर हमारे पास एक्स स्क्वेयर था। अब देखें x2 लिखा गया, स्क्वेयर कैसे करना है,
आपने देखें, अब आप दोबारा लिखने की कोशिश करें तो पुराने वाला खत्म हो जाएगा। डबल क्लिक करें, इस 2 को सिलेक्ट करें और हमारे पास हमने एक ऑप्शन देखी थी सुपरस्क्रिप्ट की जो है, ये हमारे पास जो थी वो आपके वर्ड के अंदर जो है वो यहीं पर अवेलेबल थी। तो आप यहाँ पे जो है वो राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे आ जाएंगे और फॉर्मेट सेल में आके अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास ये है सुपरस्क्रिप्ट। वर्ड में हमारे पास सामने अवेलेबल था, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे आके सुपरस्क्रिप्ट करना पड़ेगा। इसे आप ओके कर देंगे, ये देखें ये आपका जो है वो x की पावर में लिखा गया। इस तरह आप फिर जो है वो y की पावर भी लिख सकते हैं और इसी तरह आप जो है वो z की पावर भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं y2 लिख लेते हैं और 2 को फिर इस तरह 2 को सिलेक्ट कर लेना, सिर्फ आपने y को सिलेक्ट नहीं करना, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल आपने किया और फॉर्मेट सेल करने के बाद आपने जो है यहाँ पे कर दिया सुपरस्क्रिप्ट जो है और सुपरस्क्रिप्ट करके आपने इसे जो है वो ओके कर देना है। तो ये देखिए आपका सुपरस्क्रिप्ट बन गया। इसी तरह हम जो है बाकी चलें, हम यहाँ से डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं अपनी वर्ड की फाइल में से जो है। टाइम से बचाने के लिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ला के जो है इन्हें पेस्ट कर देता हूँ। ओके जी, ये हमारे पास ये बन गया जी। अच्छा, अब हमने जो है वो क्या करना है, वैल्यूज़ लिखनी है। वैल्यूज़ भी आप उस तरह से जो है वो लेके आ सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपने पेस्ट की ऑप्शन हमारे पास होती है एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है, उसमें ये पेस्ट अभी अगर आप देखें 2 ऑप्शन आपके पास आ रही हैं कि कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी वहाँ पे वो बॉर्डर्स लगे हुए थे उस तरह से आ रहा है, और ये हमारे पास सिंपल है कि आप डेस्टिनेशन के हिसाब से ले आएँ जो है। तो सोर्स फॉर्मेटिंग रखने का फ़ायदा ये कि आपके पास जो है वो पावर्स में आ जाएंगे उस तरह से जो है, ठीक है जी। और अगर आप सिर्फ टेक्स्ट लेके आते हैं या जो है वो कीप डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग करते तो फिर आपका x2 और y2 लिखा जाना था। तो ये बॉर्डर इसके लगे हुए हैं, कोई मसला नहीं, हम ये ख़त्म भी कर सकते हैं और बाद में हम इन सब को सिलेक्ट करके इनके ऊपर बॉर्डर्स लगा देंगे, तो इसका कोई इशू नहीं है। ये हमारे पास इस तरह से बन गया। यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ जो है वो लेके आना चाह रहे हैं, तो ये वैल्यूज़ हम सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है जी। आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, चले हम लिख लेते हैं। पहले जो है हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 4.5 जो है, उसके बाद हमारे पास कोई भी हम वैल्यू लिख लेते हैं। 3.4 है हमारे पास जो है, 2.3 है हमारे पास वैल्यू जो है, 4.5 जो भी आपको दी गई हैं आपने वो लिख लेनी है, प्लस 5 पॉइंट जो है आपके पास 2 है, लेट्स से। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, मैं इसे 5.2 कर लेता हूँ। ओके जी, तो हमारे पास कुछ y की वैल्यूज़ भी हैं, आप वो भी लिख लें, वो भी हम अपने पास जो है कुछ भी लिख सकते हैं। y की वैल्यू जो हमारे पास लेट्स से हम कर लेते हैं 2.2 है हमारे पास जो है, 3.2 है हमारे पास जो है, 1.3 है हमारे पास, 3.4 और 4.3, लेट्स, ये हमारे पास वैल्यू है। ओके जी, पहला फार्मूला ये है कि हमने इसका जो है वो स्क्वायर फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बिल्ट इन फार्मूला है, आप जो है वो ये काम कर सकते हैं कि x की पावर जो है उसको x ही रख दें, तो आपका ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। मैं इसे कस्टमाइज तरीके से फिलहाल लिखता हूँ ताकि आपको कस्टमाइज फार्मूला के ऊपर ज़्यादा ग्रिप हो जाए। बिल्ट इन फार्मूलाज हमारे पास बेतहाशा है और आप उनको बड़े अच्छे तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं जस्ट क्लिक करके जो है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वल साइन, क्या करना है जी, हमने इस सेल को सिलेक्ट किया और इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इस सेल को इसी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका जो है स्क्वायर बन जाएगा। दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें आपका ये आ गया, तो ये मैंने सेलेक्ट किया तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर इसका स्क्वायर आ गया। आपने जस्ट आगे क्या करना है, इसको ड्रैग कर देना इस तरह से जो है, तो आपकी ये सारी ऑप्शन जो है यहाँ पे आ गई। इस तरह y की वैल्यू जो है हमारे पास, क्या करेंगे जी, हम जी इक्वल साइन प्रेस करेंगे, y को सिलेक्ट कर लेंगे क्लिक करके जो है, और आगे जो है वो मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखेंगे वो जो हमारे पास स्टेरिक है, और फिर इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो हम इसको जो है वो एंटर कर देंगे तो देखेंगे हमारे पास ये वाला फार्मूला भी लग गया। तो आप इसको जस्ट ड्रैग कर दें तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गई। यहाँ पे क्या है जी, आपने x और y को मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन प्रेस किया हमने, ये देखिए यहाँ पे फार्मूला बार में लिखा जा रहा होता है। x को सिलेक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई का साइन जो है आपने सिलेक्ट कर लिया, और फिर उसके बाद आप जो है y के ऊपर क्लिक कर देंगे और आप इनको एंटर कर देंगे। ये मल्टीप्लाई तो होकर दोनों आगे हमारे पास जो है, और आप इसको जो है फिर इस तरह से ड्रैग ड्रॉप कर लें। अब जी आगे क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर और y, दो तरीके हैं फार्मूला लगाने के। यहाँ तो आप यही काम दोबारा से करें, यानी आप पहले जो है वो x को x से मल्टीप्लाई करें और फिर उसे y से करते हैं, लेकिन हमारे पास चूंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे काउंट होकर आ गया हुआ है तो हम इसको यूज कर लेते हैं। हम फार्मूला हमारा जो जरा शॉर्ट हो जाएगा, हम करते हैं इक्वल साइन, एक्स स्क्वायर सेलेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई जो है वो उसका सिंबल सेलेक्ट करते हैं और फिर y को सिलेक्ट करते हैं। देखिए बाद में भी आप कोई कॉलम पीछे से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया, ये एक्स स्क्वायर हमारे पास y आ गया, तो इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रैग कर देते हैं जस्ट ये सारा आपका काउंट होकर यहाँ पे आ गया जो है। अब जी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आप इसका फॉर्मूला दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी आप इक्वल साइन x इंटू वाई इंटू वाई,
यानी x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y और मल्टीप्लाई बाय y। लेकिन चूंकि हमने x और y कैलकुलेट कर लिया हुआ है तो आपने पेपर के अंदर फिर फॉर्मूला इसी तरह से लिखना है कि आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल साइन और यहाँ पे लिखेंगे फिर आप जो है ये वाला सेल आपका आ गया जो है, मल्टीप्लाई आप करेंगे यहाँ पे जो है और फिर आप इसको प्रेस कर देंगे तो ये आपके पास जो है दोनों मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। और इसके बाद आपने ये काम करना है कि आपने इसको जो है बाकी सेल्स के ऊपर फॉर्मूला लगाने के लिए आपने जस्ट इसको जो है वो ड्रैग कर देना है, ये बाकी सारे सेल्स के ऊपर जो है ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब आप जो है वो क्या कर सकते हैं, इसका फर्ज कर लें आपने प्रोसीजर लिखना है तो मैं आपको फिलहाल सिर्फ बोल के बता दूं प्रोसीजर हमने क्या किया था। हम स्टार्ट पे गए, ठीक है जी, और उसके बाद हमने स्टार्ट को क्लिक किया और फिर हमारे पास जो है एक्सेल को हमने सर्च करके या एक्सेल के ऊपर क्लिक करके हमने एक्सेल को रन कर लिया। ये पहला आपका स्टेप हो गया। इसको आपने सिंपल इंग्लिश में लिख देना है, ठीक है जी। सिंपल इंग्लिश में क्या हो सकता है, क्लिक ऑन स्टार्ट एंड देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या एक्सेल 2016 या जो भी आपके पास एक्सेल होगा उसके ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है जी। आप विंडो हैज़ बीन ओपन, आपकी जो एक विंडो ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। ये आपका दूसरा स्टेप हो जाएगा। और उसके बाद आपने क्या किया, आपने जो है वो फर्ज कर लें यहाँ पर लिख दें कि वही टाइप A1 x इंटू A1। क्या हमने क्या किया, हमने जो है A1 के अंदर जो है वो हमने एक्सप्रेस कर दिया और बाकी जो कॉलम ए के सेल थे हमने उनके अंदर जो है वो वैल्यूज प्रिंट कर दी, लिख दी सारी जो है। इस तरह हमने क्या किया, y जो है हमने लिखा B1 के अंदर जो है और बाकी सेल्स के अंदर हम जो है वो सारी वैल्यूज जो है वो टाइप कर दी। तो इसी को आप सिंपल इंग्लिश में लिख लें। इस तरह आपने ये जो है, अब फॉर्मूला की बात करनी है आपने जो है। आप फिर बताएं जी हमारे पास C के अंदर हमने पहले कॉलम C1 के अंदर हमने x स्क्वायर लिखा और बाकी सेल्स के अंदर हम जो है वो इसे काउंट करना चाह रहे हैं तो हम C2 के अंदर फिर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वो फॉर्मूला आपने लिख देना जो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है। जस्ट ये फॉर्मूला लिख देना आपने वहाँ पे। इस तरह आपने फिर आगे बता देना यहाँ पे हमने ये काम किया, यहाँ पे ये काम किया और साथ ये भी बता देना कि ये लिखने के बाद हमने जस्ट इसे ड्रैग कर दिया तो बाकी सेल्स के ऊपर फॉर्मूला लग गया, इस तरह इसके ऊपर लग गया। ये सारा लिखने के बाद आपका ये प्रोसीजर पूरा हो जाएगा। तो आप जितना आसानी से हो सकते ना प्रोसीजर लिखें, अपने अल्फाज में लिखें, सिंपल इंग्लिश में लिखें, कहीं से रटा लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ अलबत्ता आप जो है किसी बुक से किसी कॉपी से एक दफ़ा ये जो लिखा गया होता तरीक़ेकार जो है उसको पढ़ ज़रूर लें ताकि आपको एक दफ़ा समझ आ जाए कि हमने किस तरतीब से या किस तरह से लिखना होता है। अलबत्ता तरतीब आपने ख़राब नहीं करनी, जिस तरतीब से आपने काम किया है उसी तरतीब से आपने लिख देना वहाँ पे जो है, तो आपका जो है वो जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैं अभी प्रोसीजर के ऊपर फोकस ज़्यादा नहीं कर रहा, आप इसको बड़ी आसानी से जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो एक सवाल कंप्लीट हो गया। इसमें देख लेते हैं हमारे पास कोई और ऑप्शन तो नहीं उसने कही हुई। यहाँ पे अगर हम देखें तो उसने कहा हुआ जी आप ये कर लें और क्या करें, फॉर्मेट वर्कशीट। अब हाँ जी ये हमारे पास अब ऑप्शन है 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने इसे जो फॉर्मेट करना है। अब अगर आप यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, ये वाली जो वैल्यूज हमारे पास आई हुई हैं, इनमें क्या हो रहा है इशू कि इनमें जो आपकी जो है वो सेल की वैल्यूज जो है वो आपकी डेसिमल प्लेसेस के बाद 4 भी आ रही हैं, यहाँ पे 3 आ रही हैं, यहाँ पे 2 आ रही हैं। उसने कहा सबको 2 के बराबर करना है, यानी डेसिमल प्लेसेस के बाद आपकी जो है वो स्पेसिस 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके जी, इसको भी हम जो है वो मैनेज कर लेते हैं। इसको मैनेज करने के लिए मैं ज़रा यहाँ से जूम करके आपके पास वैल्यूज़ ले आऊँ ताकि आपको ऑप्शन जो है वो नज़र आती रहे, बाकी भी जो है और हमें वर्ड के अंदर भी नज़र आती रही चीज़ें जो है। ओके जी, तो अब हम यहाँ पे ये कर लेते हैं कि हम इन सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं लेट्स से और राइट क्लिक करके जो है हम कर लेते हैं फॉर्मेट सेल्स जो है। इस तरह से आपने फॉर्मेट सेल्स पे आ जाना है। फॉर्मेट सेल्स पे आके जो है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है नंबर्स की। सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास ये नंबर्स की भी है। तो आपने क्या करना है, इस नंबर्स पे आ जाना है। जैसे आप नंबर्स पे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो नंबर आ जाएंगे ये जो है। अब आपने यहाँ पे नंबर पे आके जो है यहाँ बता देना कितनी डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। यहाँ पे 2 है, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं चूंकि उसने 2 ही कहा हुआ है, तो आप इसे 2 लिख के जो है यहाँ पे आके फिर आप इसे ओके कर दें। तो अब आप अगर आप देखें आपकी वैल्यूज़ जो है वो सारी 2 प्लेसेस तक जो है वो एडजस्ट हो गई। इस तरह आप इसको भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास जो है फॉर्मेट सेल्स हैं, इसके ऊपर आ जाएं और यहाँ पे आपके पास जो है फिर नंबर्स पे आ जाएं, नंबर टाइप के ऊपर जो है, और यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी के अंदर भी नंबर पे आ जाएं और यहाँ पे 2 प्लेसेस पे जो है 2 क्लिक करें। आप ज़रा कम ज़रा कर सकते हैं यहाँ से, इस तरह से जो 2 पे क्लिक करके आप इसे ओके कर दें। अब देखें ये सारी वैल्यूज़ भी जो है आपकी 2 में आ गई। तो बाकी वैसे 2 के अंदर थी, इसलिए बाकी के ऊपर हमें जाके जो है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अब हमारा जो है वो काम पूरा हो गया। तो इस लिहाज से हमारा पहला प्रैक्टिकल जो है वो पूरा हो गया। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रैक्टिकल की तरफ जो है। दूसरा प्रैक्टिकल हमारे पास ये है कि आपने ये शीट जो है वो क्रिएट करनी है। इस तरह की शीट जो है आपने क्रिएट करनी है और इसके बाद आपने ये फार्मूलाज लगाने हैं। अब स्टूडेंट्स मैं ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करता इस चीज़ के ऊपर कि हम ये जो है सारी चीज़ें वहाँ पे टाइप करें। मैं इसलिए यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेता हूँ इसे जो है और वहाँ पे जाके इसे जो पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, एक नई शीट क्रिएट कर लेते हैं हम जो है
और इसमें आके मैं यहाँ पे जो है वो इसे पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल V करके ये देखें हमारे पास ये पेस्ट होके आ गया। तो अभी ये हमारे पास जो है वो सारे सेल्स के अंदर अगर आप देखें यहाँ पे आपको वैल्यूज नजर आ रही होंगी, ये वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है। अब हम जस्ट फार्मूलाज के ऊपर फोकस करते हैं। अब हमने क्या करना है जी, A² और B² का माइनस जो है यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल साइन, जैसे हमने फार्मूला पहले भी लिखे हैं, और क्या करेंगे इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसका हमने चूंकि स्क्वायर लेके आना है, इस सेल को सिलेक्ट किया, इसको हम फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे इसी सेल से जो है, तो ये हमारे पास बन गया। ज़्यादा बेहतर है कि आप इनकी जो ब्रैकेट्स लगा लें, जिस तरह आप मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ करते हैं कि ये हमारा एक फंक्शन ये वाला हो रहा है, पहले ये वाला काम हो, ये मल्टीप्लाई हो। वैसे आपको वैसे भी पता है कि हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं उनमें पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती है और उसके बाद फिर आपकी माइनस और प्लस होते हैं। तो अगर आप ये नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिस अपनी ये बना लें कि आपके जो फार्मूलाज हैं उनको आप इस तरह से जो है वो पोर्शन में डिवाइड कर लिया करें और उनके जो गिफ्ट जो ब्रैकेट्स लगा लिया करें। इसके बाद हमारे पास माइनस साइन है, फिर आगे हम जो ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं और उसका आगे क्या करते हैं, आप फार्मूला नीचे आ रहा है कोई इशू नहीं, आप लिखते जाएं। हमने यहाँ पे क्लिक किया, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी से जो है ये दोबारा क्लिक कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट आप बंद कर दें और एंटर प्रेस कर दें। अब देखें हमारे पास A का स्क्वायर हमारे पास जो है वो उसने लिया, वो हमारे पास 64 आता है, B का स्क्वायर लिया वो 4 आता है, माइनस किया तो 60 हमारे पास आंसर आ जाता है। जैसे आपने अब यहाँ पे से जो है आपने ड्रैग कर देना है, तो ये आपका जो है वो सारे यहाँ पे इस तरह से आंसर आ जाएंगे। ये माइनस में हमारे पास आंसर आ गया। अब जी हमने क्या करना है जी, A³ लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है आपका जो साइन है दरमियान में वो प्लस का है, तो अब आप क्या करेंगे, फार्मूला में अभी आपको सारे कस्टमाइज बता रहा हूँ, आगे जाके फिर मैं आपको जो है वो बिल्ट इन फार्मूलाज के बारे में बताऊंगा और बिल्ट इन फार्मूला जो है इस्तेमाल करने भी सिखाऊंगा। ओके जी, बिल्ट इन फार्मूला चूंकि आसान है इसलिए मैं अभी आपको जो कस्टमाइज फार्मूला के ऊपर लेके जा रहा हूँ। हमने क्या किया जी, हमने ये वाली वैल्यू सेलेक्ट की, यहाँ पे ब्रैकेट जी पहले हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये खत्म करके जो है ये वाला सेल सेलेक्ट किया और इसका जो है वो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोबारा इसी से, फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसी से, तो ये हमारे पास क्यूब आ जाएगा। ये लेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देते हैं, फिर आगे लिखते हैं प्लस का साइन जो है हमारे पास, प्लस के साइन के बाद जो है हम जो है बी की जो है वो क्यूब लेना चाह रहे हैं। तो बी के क्यूब लेने का तरीकेकार एक ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करें एक दफ़ा जो है, फिर आप यहाँ पे क्लिक करें एक दफ़ा जो है, फिर आप जो है वो एक दफ़ा स्टाइरिक प्रेस करके फिर यहाँ पे क्लिक कर दें, यहाँ पे ब्रैकेट आप क्लोज कर दें, तो ये आपका ये क्यूब वाला फार्मूला भी लग गया। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हैं। क्यूब का फार्मूला एक और तरीके भी हम लगाने की कोशिश करते हैं। आप इक्वल का साइन लिखें, आप ये वाला सेल जैसे सेलेक्ट कर लें, इसके आगे हमारे पास जो ये एक सिंबल होता है, ये पावर का सिंबल आप इसे कह सकते हैं, यहाँ पे इस्तेमाल होता है। कितनी पावर आपने लेनी है, 3 लेनी है। इसके आगे आप जो है प्लस का साइन यूज़ कर लें और फिर उसके बाद आप जो है ये वाला सेल सेलेक्ट कर लें। अगर ये जो है वो सिंबल इस्तेमाल ना हो तो हमारे पास एक और भी ऑप्शन है। ओके जी, ये वाला सिंबल आप जो है वो लिख लें, इसके ऊपर फिर दोबारा सिंबल लिखते हैं और इसकी पावर 3 लेके हम जो है वो एंटर करते हैं। तो इस तरह से ये वाला फार्मूला भी आपका लग गया, जिसमें हम ये वाला सिंबल जो है, ये कैप सिंबल हमारे पास होता है, इसको यूज़ करते हुए भी जो है हम इनकी जो है वो क्यूब ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने क्यूब वेरीफाई करना है, फर्ज कर लें हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, 3 का क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। हम यहाँ पे ज़रा चेक कर लेते हैं, इक्वल साइन, इसको हमने सेलेक्ट किया, ये वाला सिंबल हमने क्लिक किया और आगे जो है हम ये हमारे पास 6 के ऊपर आमतौर पे सिंबल होता है, 3 क्लिक किया तो ये देखें हमारे पास 27 आ गया। तो मतलब ये क्यूब फाइंड कर सकते हैं। तो आप इस तरह से किसी भी जो है वो सेल के आपने जितनी भी पावर लेनी हो, 3, 4, 5, 6 जो है, तो आप ये वाला सिंबल यूज़ करते हुए जो है, ये आसान तरीका है। एक और भी हमारे पास बिल्ट इन फार्मूला भी है पावर का जो है, हम उसको फिलहाल रहने देते हैं, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो है पावर लिख के आपको जो है ये काम करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आप लिखेंगे इक्वल, आगे आ जाएगा फिर हमारे पास पावर, जो ये हमारे पास फार्मूला है। जब आप पीओ लिखेंगे तो यहाँ पे फार्मूला आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने ये काम करना है, ये वाला सेल जो है ये सिलेक्ट करना है, जिसको आपने जो है जिसकी पावर लेनी है आपने जो है, और कितनी पावर लेनी है आपने जो है, इसकी पावर हमने 3 लेनी है। कॉमा लगा के आप आगे फिर जो है वो 3 लिख देंगे। ये देखेंगे इसकी जो है वो 3 काउंट करके हमें दे देगा। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 216 आ गया। लेकिन हमने उनको आगे सम भी करना था, तो हमें फिर दोबारा फार्मूला जो है वो चेंज भी करना पड़ेगा। फार्मूला चेंज करने के लिए फिर आपने डबल क्लिक करना है इसे जो है, या आपने F2 प्रेस करना है, जिस तरह मैंने पहले बताया था आपको, आप F2 प्रेस कर लें। आगे क्या करना है, हमने प्लस करना है और इसके आगे हम जो है फिर बिल्ट इन फार्मूला लिखते हैं, वही वाला पावर वाला। ये हमारे पास पावर वाला फार्मूला आ गया। ये हमने चूंकि मैंने एंटर प्रेस कर दी तो हमारे पास वो ख़त्म हो गया। मैं यहाँ पे इसे दोबारा से करता हूँ, ये हमारे पास पावर वाला फार्मूला आ गया। डबल क्लिक करके यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिखना है B और हम इसकी पावर लिखना चाह रहे हैं। ये B हमारे पास यहाँ पे आ गया, ये नीचे आ गया हुआ है। और आगे हम जो है वो कॉमा डाल के जो है आगे इसकी पावर लिख देंगे। यहाँ पे हमने इसकी पावर भी 3 ही लिखनी है।
तो ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए हमारे पास जो है इनका सम हो के हमारे पास वो 216 आया था, और 4 का हमारे पास क्यूब जो है वो आपका आ जाता है, वो भी 16 आ जाता है हमारे पास जो है 64 आ जाता है। तो 416 और 64 को हम जमा करेंगे तो 280 हमारे पास आ जाएगा। तो इस लिहाज से आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा। इसको आप ड्रैग कर दें जस्ट, ये बाकियों के ऊपर भी आपका इस तरह से लिखा जाएगा। ओके जी, हमने अब क्या करना है, इन दोनों को जमा करके फिर उनका जो है वो उनकी पावर लेनी है। तो अब यहाँ पे आपकी ब्रैकेट्स जो है ज़रा अहम होंगी। इक्वल साइन ब्रैकेट्स, हमने किसको जमा करना है, पहले ए को, और फिर हमने जमा करना है बी को। हमने बी के ऊपर प्रेस कर दिया, तो अब हम इस ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। इसकी पावर लेनी है, पावर के लिए आप जो है वो ये वाला सिंबल इस्तेमाल करें, आगे 2 लिख दें। ये देखिए हमारे पास उसके 100 आ गई। 8 और 2 10, और 10 की पावर जो है वो आपने 2 लेनी है, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। इसको जैसा आप जो है वो ड्रैग कर दें। और मज़े की बात ये है, चूंकि इन सब का जो है वो हमारे पास देखें सम जो है वो 10 ही आ रहा है। नंबर मैंने रैंडम ही लिखे थे, लेकिन चलें सबका जो है वो सम हमारे पास 10 ही आ रहा है, इसलिए फिर उन सबको जमा करके जो है 10 ही बनता है, तो उसका स्क्वायर हमारे पास 100 ही आएगा। इसलिए सारे कॉलम्स के अंदर फिर हमारे पास जो है वो 100 आ गया। तो हम आके जब देखते हैं हमें कुछ और भी कहा गया हुआ है जी। हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी है हमारे पास, हमने वो भी फाइंड कर लिया, ए प्लस बी। ओके जी, ये हमारा काम जो है सारा पूरा हो गया। इस तरह से हमारा दूसरा प्रैक्टिकल भी जो पूरा हो गया। अब हम आते हैं हमारे पास तीसरा प्रैक्टिकल जो है। अच्छा, बॉर्डर्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिर हम बात कर लेते हैं। एक शीट में नई क्रिएट करता हूँ यहाँ से जो है, और अगला सवाल हम यहाँ पे हल करते हैं। मैं इसको फिर दोबारा से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस टेबल को जो है, ताकि हमारा टाइम जो है वो बचत हो जाए उसकी जो है। तो यहाँ पे लाके से जो है पेस्ट कर देता हूँ, तो ये हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा। मैं इसको ज़रा जो है वो जूम इन कर लेता हूँ ताकि हमें जो है ज़रा वाज़ेह नज़र आ रहा हो। ओके जी, अब हम ज़रा यहाँ पे डबल क्लिक करके इनको अरेंज कर लेते हैं इस तरह से जो है, ताकि ये सही तरह से अरेंज हो जाए। आप इसका थोड़ा सा स्पेस बढ़ा के इसको जो है इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। वापस आते हैं जी, हम यहाँ पे पढ़ते हैं जी, कैलकुलेट द परसेंटेज यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। अब यहाँ पे आपको फार्मूला दे दिया गया हुआ है। फार्मूला ये है कि परसेंटेज आपने किस तरह से कैलकुलेट करनी है। लेक्चर अटेंडेंट जो है हमने वो यहाँ पे नहीं लिखे। ओके जी, हम कोई से भी जो है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। लेट्स से ये कुछ मैं रीडिंग्स यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से आके हम पेस्ट कर लेते हैं। वैसे ज़्यादा है तो हम ये पेस्ट कर लेते हैं। अटेंडेंट जो है हमारे पास वो हम ये लिख लेते हैं, उसके अंदर कुछ वैल्यूज मैं नहीं लिख सका था। ये हमारे पास जो अटेंडेंट है। ओके जी, परसेंटेज हमने किस तरह से कैलकुलेट करनी है, ये फॉर्मूला उसने दे दिया हुआ है। क्या है जी, लेक्चर अटेंडेंट, ये देखा ब्रैकेट शुरू में लगाई हुई है, उसने फॉर्मूला पूरा आपको बना के दे दिया हुआ है, सिर्फ 1% शुरू में नहीं लिखना। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लेक्चर अटेंडेंट ये है हमारे पास जो है, और लेक्चर डिलीवर हमारे पास ये है, और आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। ओके जी, हम आते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला उसने बना के दे दिया हुआ, इक्वल साइन लेक्चर अटेंडेंट जो है ये क्लिक कर लिया हमने जो है, बल्कि पहले ब्रैकेट लगा लेंगे हम जो है, ब्रैकेट लगाई, ये हमारे पास ये आ गया। इसको आपने फिर क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड के लिए हम जो ये स्लैश का साइन जो है, फॉरवर्ड स्लैश है वो यूज करेंगे, और इसके बाद जो है हम इसको जो है वो क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करके जिस तरह उसने लिखा हुआ है यहाँ पे हम स्टाइल का साइन लगाएंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास परसेंटेज आ गई इसकी जो है। तो उसने क्या किया हुआ जी, 67% जो है उसने यहाँ पे लेक्चर अटेंड किए हुए हैं। इसी को हम ड्रैग कर देते हैं, बाकी सबकी परसेंटेज भी निकल आएगी। ये लें जी, ये हमारे पास परसेंटेज सबकी निकल आई। अब आपने इसको जो है फर्ज कर लें, अगर उसने कहा हुआ है, वैसे उसने यहाँ पे कहा नहीं हुआ, तो हमने क्या करना है जी, हमने इसको जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो एडजस्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम आ जाएंगे फॉर्मेट सेल के ऊपर जो है, यहाँ पे हम आके नंबर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम जो है 2 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर जो है और ओके कर देंगे। तो अब हमें देखें जरा वो जो हमारे पास आंसर है वो जरा हमें बेहतर नजर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है फिर इसकी परसेंटेज इस तरह से हम जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ओके जी, इसके अलावा ये है कि आपने क्या करना है, गिव द वर्कशीट हेडिंग एज लेक्चर रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट जो है। इससे हमें एक चीज और समझ आ जाएगी। हमने क्या किया था, हमने पहले सेल से अपना काम स्टार्ट कर लिया था। अब इसके ऊपर सेल ही क्यों नहीं जिसके ऊपर हम जो है वो हेडिंग दें। तो लेक्चर डिटेल की हेडिंग जो है, या जिस तरह से लेक्चर रिकॉर्ड की हेडिंग कहा हुआ है, वो हमने देनी यहाँ पे जो है ऐड करनी। तो आप क्या करते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक करके जो है यहाँ पे आप फिर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट करें, देखिए एक रो उसके ऊपर जो है वो ऐड होगी, और ये ऑटोमेटिकली सारे सेल जो है नीचे आ गए, उनके फार्मूलाज भी ऑटोमेटिकली देखें सारे चेंज हो गए हैं, यानी इनके सेल के एड्रेसेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। इसी को हम कहते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग, यानी ऑटोमेटिकली वो जो है वो सेल के एड्रेसेस चेंज कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे हेडिंग देना चाह रहे हैं। हेडिंग जो है वो हम यहाँ पे चले लिखते हैं, पहले जो है इतना ही सिर्फ लिख लेते हैं, लेक्चर रिकॉर्ड जो है। ओके जी,
ये हमने लेक्चर रिकॉर्ड लिखा। अच्छा जी, लेक्चर रिकॉर्ड लिखने के बाद जो है अब देखें ये तो साइड पे आ रहा है, हमें जो है वो चाहिए दरमियान में। तो एक तरीक़ेकार तो ये है कि आप लिख के दरमियान वाले सेल में लें, लेकिन जो बेहतर तरीक़ेकार ये है, चूंकि हमें इसमें कुछ और नहीं लिखना, तो आप इन सारे सेल को सिलेक्ट करें। तो जिस तरह हमने वर्ड में काम किया था, मर्ज एंड सेंटर आप कर दें इसे जो है, तो आप मर्ज कर दें तो आप देखेंगे आपके पास ये आगे, इसे आप फॉर्मेट कर सकते हैं, साइज बड़ा कर लें, बोल्ड कर लें जो है, इसे जो है अंडरलाइन कर लें एंड सो ऑन। जो कुछ भी आप इसके अंदर करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। नीचे आपका टेबल अवेलेबल है, ऊपर आपने रो इंसर्ट कर ली। आप कोई रो डिलीट करना चाह रहे हैं, यहाँ से फर्ज करें आपने कुछ लिखा हुआ था और आप वो रो जो है वो डिलीट करना चाह रहे हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप डिलीट रो कर दें। तो डिलीट रो के देखें नीचे वाली रो ऊपर आ जाएगी ऑटोमेटिकली, उसको नंबर 10 मिल जाएगा। यहाँ पे कॉलम में कुछ आपने लिखा हुआ था, ठीक है, आप इस कॉलम को डिलीट करना चाह रहे हैं, राइट क्लिक करके आप इस कॉलम को डिलीट कर दें तो देखिए अगला कॉलम पीछे आ जाएगा और उसको ऑटोमेटिकली जी का जो है वो नाम मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है कॉलम बाद में ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी आप ऐड और डिलीट कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं बॉर्डर्स की। आप इस तरह जिसको बॉर्डर करना हो आप उसको सिलेक्ट करें और यहाँ बॉर्डर्स पे आके जो है आपके पास ये जो ऑप्शन है डिफरेंट किस्म की, ये ऑल बॉर्डर्स आप कर दें तो वो सारे बॉर्डर जो है सिलेक्ट हो जाएंगे। यानी अब पहले वो बॉर्डर आपको नजर आ रहा था जो हमारे पास था वर्ड के अंदर जो है, अब इसका अपना जो बॉर्डर उसने लगा दिया वो यहाँ पे जो है। ये काम आप कर लें। बॉर्डर खत्म करना चाह रहे हैं तो नो बॉर्डर पे जा क्लिक कर दें, आपका बॉर्डर खत्म हो जाएगा यहाँ से जो है, पहले वाला भी खत्म हो गया जो पहले भी था आपका जो है। तो अब यहाँ पे क्लिक करके आप दोबारा बॉर्डर लगा लें और अगर आप साइडों पे बॉर्डर जो है ज़रा थिक करना चाह रहे हैं तो आप थिक आउटसाइड बॉर्डर कर दें। तो अब क्या होगा, साइडों वाला बॉर्डर आपको थिक नजर आएगा, दरमियान वाले जो आपका बारीक सा बॉर्डर लगा होगा, तो आपको प्रिंटिंग अंदर भी इसी तरह से नजर आएगा। नहीं, ये हमारा दूसरा प्रैक्टिकल भी हो गया। अब हम आते हैं तीसरे प्रैक्टिकल के ऊपर जो है, ये शीट हमने बनानी है। ये शीट थोड़ी सी बड़ी है लेकिन चले हम अब काम सारा पूरा करते हैं। इसमें कंडीशन ये सारी कुछ दी गई हुई है। ये सैलरी रिपोर्ट है हमारे पास जो है, हम इसको इसी तरह से कॉपी करके वहाँ पे ले आते हैं, कंट्रोल सी करके जो है यहाँ पे एक शीट ऐड की। आपको पता है ये सारी टाइप करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे ये लिया है, इसका जो है वो बॉर्डर यहाँ पे जो होता है हमारे पास वही लगा लेते हैं हम जो है, ऑल बॉर्डर्स कर देते हैं ताकि वो ज़रा थिक सा नज़र आ जाए हमें जो है। ओके जी, हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत जो है, इस तरह से क्लिक करते हुए एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है जी, अब हमने लगाने हैं जी फार्मूलाज इनके ऊपर जो है। ये लें जी, हमें ज़रा जूम इन होकर अच्छा नज़र आ रहा है। फार्मूलाज ये हैं कि आपने ये बेसिक पे है हमारे पास जो है, मेडिकल अलाउंस का फार्मूला ये है कि आपने मेडिकल अलाउंस 25% जो है वो कैलकुलेट करना है। 25% कैलकुलेट करने का तरीकेकार बड़ा सिंपल सा जो है वो ये है कि आप इक्वल साइन प्रेस करें जो है, ठीक है जी। किसकी, बेसिक पे का आपने 15% कैलकुलेट करना है। बेसिक पे आप सेलेक्ट कर लें, इसे आप मल्टीप्लाई कर दें जो है 15 और आगे परसेंटेज का साइन लगा दें इस तरह से। तो प्रेस करें तो आपका 15% कैलकुलेट करके दे देगा। परसेंटेज कैलकुलेट करने का तरीकेकार आपके पास और भी है, लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीकेकार ये है कि आप इसको इस तरह से कर लें। एक तरीकेकार और जो है वो मैं आपको यहाँ पे जो है वो एंटर करके बता देता हूँ। इक्वल साइन ये हम यहाँ पे ले आए, इसका कितने परसेंट हमने कैलकुलेट करना था, 25% जो है, 15% हमने 25% करना था क्या जी, दोबारा देख लेते, 25% करना था। तो सॉरी, हमारा ये फार्मूला फिर जो है वो गलत लगा है, हम इसको दोबारा इस फार्मूला को जो है वो लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने 15% की बजाय 25% कर लेते हैं। ओके जी, ये हमारे पास ये आ गया। दूसरा तरीकेकार फार्मूला का ये, आप इक्वल साइन लिखें, इसको यहाँ पे लिख लें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें आप जो है 25 को जो है, और इसे आप डिवाइड कर दें 100 से जो है, तो ये भी आपका 25% काउंट करके आपको दे देगा। तो आप चाहे इस तरह से काउंट कर लें, चाहे आप इस तरह से काउंट कर लें, बात एक ही है। अब मैं इसको खत्म कर देता हूँ इस फार्मूला को और इसी को ड्रैग कर देता हूँ यहाँ से जो है। तो देखें हमारे पास जो है फिर वही जो है सारा आंसर जो है आपके पास आ जाएगा जो पहले था। देखिए पहले भी ये आंसर था और मैं रीडू करता हूँ तो हमारे पास अब भी यही आंसर आ रहा है जो हमने पहले। ये देखें ये फार्मूला अब वही लगा हुआ है, तो जिस तरीके से मर्जी फार्मूला लगा लें आपके 25% आ जाएगा। ये फार्मूला आपने जो अपने जो है वो जो आंसर शीट होगी उसके ऊपर लिख देना है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कन्वेंस अलाउंस। ये हमारे पास है जी 50%, यहाँ 50% करना है। वही तरीकेकार, इक्वल साइन, ये बेसिक पे सेलेक्ट की, मल्टीप्लाई हम इसे कर देंगे जो है 50 और आगे परसेंटेज का साइन लिख देंगे। ये लेंगे हमारे पास ये हो गया। तो इस तरह से आप एंटर प्रेस करेंगे, 50% आ गया हमारे पास जो है। इसको आप जो है वो यहाँ पे ड्रैग कर लें तो ये हमारे पास ये सारे कैलकुलेट हो गए। हाउस रेंट जो है हमारे पास वो कितना जी 10% हमारे पास जो है, हाउस रेंट सॉरी 50% था, कन्वेंस अलाउंस 10% था। हम इसको चेंज कर लेते हैं, ये हमारे पास 10% था, फार्मूला में जाके हम इसे जो है वो 10 कर लेते हैं, एंटर प्रेस कर लेते हैं। ये कन्वेंस अलाउंस आ गया, इसको मैं दोबारा ड्रैग कर दूंगा तो सारा फार्मूला अपडेट हो जाएगा हमारा जो है। ये लीजिए हमारे पास कम होके ही आ गया। हाउस रेंट हमारे पास 50% है, इक्वल्स पे क्लिक किया, बेसिक पे आई, इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 50% से जो है 50 और आगे परसेंटेज आप लिखते हैं। ये हमारे पास हाउस रेंट निकल आया
और अब आप देखें वही निकला जो हमारे पास वहाँ पे था। आप उसको जो है यहाँ पे भी मूव कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था, वो वैल्यूज़ यहाँ पे लेके आ जाए। ओके जी, टोटल सैलरी हमने किस तरह करनी है, हमने इन तीनों को जमा करके, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास टोटल सैलरी किस तरह आएगी, आपने इन तीनों को जमा कर देना है। इन तीनों को जमा करने का तरीकाकार क्या है, इक्वल साइन, मेडिकल अलाउंस प्लस का सिंबल, कन्वेंस अलाउंस प्लस का सिंबल, और उसके बाद हाउस रेंट, और आगे हम एंटर प्रेस कर देंगे। ये तीनों जमा होकर हमारे पास टोटल सैलरी आ गई। इसी को आप ड्रैग कर दें इस तरह से, जो है ये हमारे पास ये आ गई टोटल सैलरीज जो है। ठीक है जी। और इसमें एक गलती है, और वो ये कि हमने ये बेसिक पे को जमा नहीं हमने किया। तो फॉर्मूला अपडेट कर लेते हैं, F2 प्रेस करके जो है इसमें आप जो है प्लस आप क्या कर लें, बेसिक पे जो है हमारी ये, अब ये फॉर्मूला ठीक हो गया। अब ये आपकी सारी जो है वो कैलकुलेट हो गया हमारे पास, ये हमारी सारी सैलरी जो है वो आ गई। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, नेट सैलरी फाइंड करनी है, लेकिन उससे पहले हमें जीपी फंड और इनकम टैक्स फाइंड करना पड़ेगा। जीपी फंड जो है हमारे पास वो जो है वो 5% है और इनकम टैक्स हमारा 10% है। जीपी फंड 5% करना है बेसिक पे के ऊपर जो है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल बेसिक पे और हमारा है 5%, तो मैं मल्टीप्लाई का साइन डाल के यहाँ पे जो है 5 और परसेंटेज का साइन डाल दूंगा यहाँ पे जो है, ये रेंज, ये 5% ये निकला है जीपी फंड जो है। और इनकम टैक्स हमारा 10% था, तो यहाँ पे इक्वल साइन, ये बेसिक पे मैंने क्लिक किया, मल्टीप्लाई हम इसे कर देते हैं 10% से, ये हमारे पास ये भी निकल आया। इसको मैं इसी तरह ड्रैग करते देता हूँ। अब जी जो हमारे पास नेट सैलरी है, यहाँ पे अगर आप आके देखें, उसने बताया हुआ यहाँ पे जो है नेट सैलरी आपकी किस तरह निकलेगी कि आपने टोटल सैलरी में से जीपी फंड और इनकम टैक्स जो है माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल सैलरी में से जीपी फंड और इनकम टैक्स माइनस करना है, तो हम यहाँ पे करेंगे इक्वल साइन टोटल सैलरी माइनस जीपी फंड और माइनस जो है वो क्या जी, इनकम टैक्स। लेकिन बिल्कुल सिंपल फार्मूला, जिससे आपके मैथमेटिक्स के बेसिक फार्मूलाज होती हैं, छोटी क्लासेस में आपने फार्मूलाज लगाए हुए हैं, बस फॉर्मेट आपने ये याद रखना है कि इस तरह से हमने यहाँ पे लिखना है। एंटर प्रेस कर दें, ये हमारे पास वैसे उसकी सैलरी बनी थी 37,599, और यहाँ पे अब हमारे पास बन गई है ये इनकम टैक्स और जीपी फंड कट के जो है 34,550 जो है। जस्ट हम इसको ड्रैग कर देंगे तो ये सब की सैलरीज कैलकुलेट होकर हमारे पास आ गई। अब उसने क्या कहा हुआ जी, उसने ये भी कहा हुआ था हमारे पास, जो अगर आप ऊपर देखें कि आपने ऊपर ये जो है ये चीज़ें भी लिखनी है, तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट कर दें तो आपकी एक रो ऊपर आ जाएगी, एक और इंसर्ट कर दें, एक और रो ऊपर आपकी आ जाएगी, जो है 2 रोज आ गई हैं। अब आप इनमें जो है, जिस तरह मैंने पिछले सवाल में बताया आपको, जो है आप ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर लिख लें और एम्प्लॉय सैलरी रिपोर्ट 2019 लिख लें और उसे इस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। जिस तरह मैं एक करके आपको दिखा देता हूँ। इसको मैंने कर लिया मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे लिख दिया मैंने गवर्नमेंट कॉलेज, और यहाँ पे मैंने कर दिया लाहौर जो है। ओके जी, तो आप इसको जो है ये करने के बाद जो दोबारा सेलेक्ट करके इसे आप फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट करने के लिए आप इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसे जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये सारा फॉर्मेट हो जाएगा। ओके जी, ये हमारा काम हो गया। इसके बाद जो है हमने अब ये देखना है कि नेक्स्ट सवाल हमारा जो है वो क्या है। नेक्स्ट हमारा ये है प्रैक्टिकल नंबर 5 जो है, इसमें ये करना है कि आपने एक ये टेबल क्रिएट करना है इस तरह का जो है, और इसमें आपने ये काम करना है कि कुछ नाम दिए गए हुए हैं, उनके वेट दिए गए हुए हैं, उनकी एज दी गई हुई है। वेट जो है हमारे पास ये किलोग्राम में, मैं इन्हें केजी कर लेता हूँ, और आगे एज हमारी जो है वो ईयर्स में दी गई हुई है, और नीचे ये बताया गया हुआ है कि आपने रिमार्क्स वाला जो है वो ये कॉलम फिल करना है। और किस तरह फिल करना है, इसमें ये कंडीशन लगानी है कि अगर एज जो 65 से ज्यादा है, ठीक है जी, और वेट जो 65 से ज्यादा है और एज जो 30 से ज्यादा है, देन फिट है, अदरवाइज वो फिट नहीं है। ये हमने जो है वो काम करना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कंडीशन हमारी किस तरह बनेगी। ओके जी, मैं इसे भी इसी तरह कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे जो है। लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाते हैं प्रैक्टिकल्स के जो हैं। ओके जी, यहाँ पे आके मैं जो इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा यहाँ पे पेस्ट हो गया। इसे जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको रिमार्क्स के फार्मूले की समझ आ जाए, किस तरह से हमारा फार्मूला वो लगाए। थोड़ा सा मैं इसे जो है ज़रा लेंथ, इसकी लेंथ इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि फार्मूला आपको सारा जो है आसानी से नज़र आ रहा है किस तरह से लगाए। ओके जी, दोबारा समझें हमारी लॉजिक क्या थी। अगर जो है वो आपकी वेट जो है वो 65 से ज़्यादा है और एज 30 से ज़्यादा है, तो देन आपने क्या करना है, आपने ये कहना है कि आप जो है वो फिट है। इसके लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी इफ़ जो है, क्योंकि दो हमारे पास यहाँ पे आगे चीज़ें आ जाती हैं, तो हमें इफ़ की कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ़ की कंडीशन के अंदर हमें जो है वो ये देखना पड़ेगा कि आपने जो है 2 चीज़ें चेक करनी है। वेट जो है वो 65 से ज़्यादा होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है आपकी जो है
सॉरी वेट 65 से ज़्यादा होना चाहिए और एज जो 30 से ज़्यादा होनी चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें हम चेक कर लेंगे तो हम कहेंगे फिट है, अदरवाइज हम क्या कहेंगे कि वो अनफिट है। ओके जी, हमने यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगानी है। मैं आपको इफ़ की कंडीशन यहाँ पे एग्जैक्ट भी बताता हूँ क्या लगेगी, और उससे पहले मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी इफ़ की करवा देता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, इफ़ लिखेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे हमारे पास इफ़ आ जाएगा, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। मैं आपको असल में यहाँ पे कुछ चीज़ें बतानी चाह रहा हूँ। कुछ चीज़ें हमारे पास क्या है, जब आप इफ़ लिखते हैं तो आपके इफ़ के अंदर जो है पहला जो होता है आपके पास लॉजिकल टेस्ट होता है, यानी आपने जो है जो भी कंडीशन लगानी है वो आपने यहाँ पे बतानी होती है। लेट्स से मैं ये कहता हूँ अगर वेट जो है वो ज़्यादा है, फ़र्ज़ कर लें 60 से, तो वो ओवर वेट यहाँ पे शो करवाए। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये आगे हमारे पास जो है, और यहाँ पे लिखूंगा साइन ग्रेटर देन जो है, और 60 से अबव कर देता हूँ, ये हमारे पास आ गया। तो क्या शो करवाना है हमने जो है, ओवर वेट। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डबल जो है, सिंगल कोड के अंदर हम आमतौर पर या डबल कोड के अंदर हम लिख लेते हैं। ओके जी, दोबारा आते हैं यहाँ पे जो है वो एंटर प्रेस होने से ख़त्म हो जाता है फार्मूला आपका। आप वापस आके F2 प्रेस करें, दोबारा आप वहीं से फार्मूला स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ जी ओवर वेट, ये कर दिया। और यहाँ पे कॉमे में अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ओवर वेट लिखा जाएगा, अगर फॉल्स होती है तो फिर हमारे पास क्या आ रही है, देखेंगे उसने बताया वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स। तो हम क्या कहेंगे फिर जो है अंडर वेट कह देते हैं, लेट्स से उसका वेट जो है वो कम है। ये लें, ये मैं कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखें ये कंडीशन 60 से ज़्यादा है, ये हमारे पास क्या आ गया जी, ओवर वेट आ गया। अब मैं इसको जस्ट ड्रैग कर देता हूँ, ये देखें अंडर वेट ओवर वेट, जो भी 60 से ज़्यादा है वो आपका ओवर वेट आ रहा है, बाकी अंडर वेट आ रहा है। ये सिंपल कंडीशन इफ़ लगाने का तरीका है, ये हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है इफ जी। अब जी हमने दो चीज़ें चेक करनी थी यहाँ पे, और वो दो चीज़ें क्या थी, क्या आपने ये भी चेक करना है कि वेट आपका जो है वो 60 से ज़्यादा हो या 65 से ज़्यादा हो, और एज 30 से ज़्यादा हो। ये हमने काम करना है। तो हमने दो चीज़ें चेक करनी है। अब हम फार्मूला किस तरह से लगाएंगे इफ़ का जो है, मैं यहाँ पे F2 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आप जो दोबारा लगाते हैं फार्मूला जो है। ये जी वेट तो हमारा 60 से 65 हम कर लेते हैं, 65 से ज़्यादा हो, और हमारी जो है आगे जो है जब हम कॉमे के आगे कुछ लिखना शुरू करेंगे तो वो हमें आंसर में लिखना, यानी वैल्यू इफ ट्रू लिखना शुरू कर देगा। इसके लिए आपने फिर क्या करना है, इसके लिए आपने फिर ये है, मैं शुरू से आपको लिख के बता देता हूँ आप कैसे काम करेंगे। इसको मैं डिलीट करता हूँ, इक्वल साइन इफ़ लिखेंगे आप उसी तरह से जो है, ये हमारे पास इफ़ आ गया, ये इसकी जो है ब्रैकेट स्टार्ट हो गई। यहाँ पे आप लिखेंगे एंड। जब आपने मल्टीपल कंडीशन चेक करनी होती हैं, चूंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लिखनी है तो दो कंडीशन को हमने यहाँ मल्टीपल कंडीशन चेक करना है। तो जब भी आपने इस तरह मल्टीपल कंडीशन को चेक करना हो और दोनों के ट्रू होने पे आपने कुछ काम करना हो, यानी वेट भी 65 से ज़्यादा हो और एज भी 30 से ज़्यादा हो, तब वो फिट होगा। तो एंड आ रहा है दरमियान में, तो यहाँ पे हम एंड कंडीशन लगाएंगे। इसके हम ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें क्या आ रहा है जी, इसमें पहली चीज़ हम लिखेंगे वेट जो है हमारा ये ज़्यादा हो 65 से, ठीक है जी, और कॉमे के आगे हम जो है वो दूसरी लॉजिक लिखेंगे। कॉमे के आगे हमने क्या फिर लिखा जो है, एज जो है हमारी ये ग्रेटर देन हो 30 से। ये लीजिए, ये हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये हमारी पूरी कंडीशन लिखेगी। वैसे हम इफ के अंदर अगर इस तरह से लिखने की कोशिश करें, दो कंडीशन इकट्ठी नहीं लिख सकते, इसलिए फिर हमने एंड लिखा है। ये करने के बाद हम क्या कर देंगे कि हम यहाँ पे फिर डबल कोड के अंदर लिख देंगे, ये हमारी कंडीशन पूरी होगी। हम दोबारा जरा इसे एंटर प्रेस हो गया था, वापस आके यहाँ पे लिखते हैं जी फिट, और अगर जो है वो जो है ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर हमने क्या लिखना था, हमने लिखना था फिर जो है नॉन फिट जो है, ये नीचे लें जी। इसका हमारा क्या आ गया जी, फिट आ गया। अब हम इसे ड्रैग कर देते हैं। तो अब आप देखिएगा जहाँ जहाँ हमारे पास ये कंडीशन जो है वो पूरी हो रही है। अगर आप इसका देखें जो है वेट भी 60 से ज़्यादा है, 65 से ज़्यादा है, और एज भी जो है वो 30 से ज़्यादा है। अगर इसका देखें वेट जो है वो 60 से ज़्यादा है और एज भी 30 से ज़्यादा है। अब इन नॉन फिट का चेक करते हैं। नॉन फिट में वैसे ही हमारे पास जो है, हम वैल्यू चलो चेंज करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे 65 करते हैं, एज चूँकि 22 कम है, हम यहाँ पे 69 कर देते हैं लेट से। अब देखें अभी भी नॉन फिट ही रहेगा। वजह क्या है कि एज हमारी जो 22 से जो है वो कम है, यानी 30 से कम है, 22 है, इसलिए फिर यहाँ पे नॉन फिट आ गया। अगर मैं इसे जो है वो फर्ज करने 32 कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली वैल्यू अपडेट हो जाएगी फिट जो है। तो यही हमारे एक्सेल का फॉर्मूला है कि आपकी रन टाइम पे जब आप वैल्यूज चेंज करती हैं तो ये साथ साथ उनकी वैल्यूज जो है वो अपडेट भी कर देता है। ओके जी, ये वाला सवाल देख लेते हैं, इसमें कोई और चीज़ तो नहीं इसने कही हुई, नहीं जी, यही हमें कहा हुआ है
हाँ, एक चीज़ और कही हुई है और वो ये है कि आपने जो जो वैल्यूज जी हैं फिट हैं उनको ग्रीन करना है और जो फिट नहीं है उनको आपने जो है वो रेड करना है, नॉट फिट जो है। तो ये हमारे पास जो है वो कलर फॉर्मेट आ जाता है, ये हम इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। ओके जी, तो इसके लिए फिर हम काम इस तरह से कर लेते हैं कि आपने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आगे हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हैं। आपने यहाँ पे न्यू रूल पे आ जाना, सबसे आसान तरीका जो है वो ये है। बाकी ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वहाँ पे हो सकता है आप कुछ जो है वो कंफ्यूज हो जाए या कुछ जो आपको समझ ना आए कि किस तरह से काम होगा, तो आप न्यू रूल पे आ जाए, सबसे आसान तरीका ये है। और इसमें हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। यहाँ पे आप क्लिक कर लें, यानी जिस सेल के अंदर कुछ वैल्यू हो, बिटवीन नहीं हमने करना, हमने क्या करना है इक्वल टू कर लेते हैं कि जिस सेल में ये वैल्यू है उसे फॉर्मेट कर दें। और किस तरह फॉर्मेट कर दें, यहाँ पे हम क्लिक करके उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, वो उसकी वैल्यू उठा लेगा। और फॉर्मेट क्या करना है, जहाँ जहाँ पे फिट लिखा है वहाँ पे हमने जो है वो ग्रीन करना है, सॉरी। तो ये ओके कर देते हैं, इसे ओके कर देंगे तो ये देखिए अब इसे हम ड्रैग कर देते हैं, ये हमारे पास सारा क्या आ गया जी, ग्रीन आ गया जहाँ जहाँ फिट है। और जहाँ जहाँ नॉन फिट है वहाँ पे हमने रेड करना है। उसके लिए भी फिर हम यही काम करेंगे, आप जो है इसके ऊपर क्लिक कर लें, क्लिक करके फिर वही न्यू रूल के ऊपर आ जाएं। न्यू रूल पे आके वही फॉर्मेट ओनली सेल जो है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके लिए फोकस कर देता हूँ, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स। यहाँ पे आके आपने जो है वो सेल की वैल्यू लिखना जी, सेल की वैल्यू हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। कुछ और हम जो है स्पेसिफिक टेक्स्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप सेल की वैल्यू उठाने ज़्यादा आसान काम है। बिटवीन नहीं आप करेंगे इक्वल टू और सेल की वैल्यू आप यहाँ से उठा लेंगे। सेल के ऊपर क्लिक करके जो है फॉर्मेट में आपने क्या करना है ये बता देना, क्या कलर करना आपने, रेड करना है, ये आप ओके कर देंगे। यहाँ से भी आप फिर ओके कर देंगे, इस वाली विंडो से ऊपर से भी जो है। तो ये अब आपका रेड हो गया। और अब आपने क्या करना है, जस्ट इसे जो है वो ड्रैग कर देना है, जहाँ जब ये कंडीशन पूरी होगी ये उसे रेड कर देगा। देखिए बाकी उसने रेड नहीं किया, तो ये दो रूल्स हमें बनाने पड़े हैं। आप सिंगल रूल से भी हम इसका काम चला सकते हैं, लेकिन आसान तरीका ये है कि आप से दो रूल्स बना के ही काम चला लें। इसका इशू कोई नहीं कि वो आपको जो है वो 4 रूल लगा लें या आप 2 रूल लगा लें। तो ये आपका फिर इस तरह से जहाँ जहाँ फिट है वहाँ जो भी कलर उसने कहा वो आप कर सकते हैं। इस तरह पास फेल के ऊपर भी आप कर सकते हैं, पास को आप ग्रीन कर दें और आप जो है जो आपका फेल है उसको आप रेड कर दें। तो आप इस तरह से जो है ये कर सकते हैं। बाद में आप इसे एडजस्ट कर लें, चूँकि हमने फार्मूला के लिए इसके जो वो विड्थ ज़्यादा की थी ताकि फार्मूला पूरा नज़र आ जाए। तो ये हमारे पास इस तरह से ये कॉलम बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। जो है ये हमारा क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी अच्छा है। इसमें यह कि हमारे पास ये कुछ एक टेबल दिया गया हुआ मार्क्स का, इसमें हमने परसेंटेज भी फाइंड करनी है, पास फेल भी फाइंड करना है और ग्रेड भी फाइंड करने हैं। इसमें हमें ना इफ़ की कंडीशन की जरूरत पेश भी आएगी पास फेल के लिए जो है, और उसके बाद हमें ग्रेड फाइंड करने के लिए जो है ना हमें नेस्टेड इफ़ की भी ज़रूरत पेश आएगी। परसेंटेज का हमें पता है, हमने अभी कैलकुलेट की थी परसेंटेज जो है, लेकिन मैं सारा काम आपके लिए दोबारा से यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, ये पूरा टेबल मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया और यहाँ पे आ जाकर एक नई शीट जो है मैं ऐड करता हूँ और नई शीट ऐड करके यहाँ पे जो है मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब हम इसे जो है थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हमें ये ज़रा वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा हो, और साथ साथ इसकी कंडीशन देखते चले जाते हैं और साथ साथ हम जो है इसको फार्मूला को अप्लाई करते हैं। परसेंटेज तो सिंपल ही हमारे पास, हमने इसको इससे डिवाइड करके ऑब्टेन मार्क्स को टोटल मार्क्स से डिवाइड करके जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देना, हमारे पास परसेंटेज निकल आएगी। देखिए हमारे पास इसने बताया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन को टोटल मार्क्स से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास परसेंटेज निकल आएगी। ओके जी, तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, थोड़ा सा मैसेज ज़रा सेट कर लेता हूँ। फार्मूला लिखते हैं इक्वल साइन ऑब्टेन मार्क्स जो है आप इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर ये है, ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय बल्कि डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई आपने इसे जो है वो 100 से कर देना है। तो ये हमारे पास इसकी निकल आई परसेंटेज जो है वो 81 निकल आई। ओके जी, तो हम यहाँ से जो है ये सारा इस तरह सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास सबकी परसेंटेज निकल आई। अच्छा जी, अब आपने देखना है पास फेल जो है, पास फेल के लिए क्राइटेरिया कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पे हमने देखे जिस तरह वो हो सकता है 60% से ज़्यादा हो या 33% से ज़्यादा हो, जो भी आपको क्राइटेरिया दिया गया। हम अभी यहाँ पे 60% पे जो है ना वो ज़रा देख लेते हैं पास और फेल जो है। इसके लिए अब हमने क्या करना है, हमने इफ़ की कंडीशन लिखनी है कि अगर आपके जो है वो नंबर जो है वो 60 से ज़्यादा है तो पास है, अदरवाइज आप जो है वो फेल है। सिंपल इफ आपकी लगेगी जो है। ओके जी, हम यहाँ पे आते हैं, इक्वल का साइन हमने प्रेस किया, इसके बाद हमने क्या करना जी, हमने लिखना है इफ़। ये हमारे पास इफ़ की कंडीशन आ गई, ये लिखा गया हमारे पास इफ जो है। कंडीशन बतानी है, कंडीशन क्या है कि आपकी ये जो परसेंटेज है अगर ग्रेटर देन है किससे जी, 60 से, तो आगे कॉमा, आगे फिर क्या आ जाएगा आपका जो है, मैं इसे ज़रा थोड़ा सा, चले अभी नहीं होगा बाद में इसमें कर लेता हूँ एडजस्ट हुए। इसके बाद क्या होगा जी, आपने डबल कोट में लिखना है पास
ये आपका जो है वो थोड़ा की प्रेस करते हुए आगे पीछे हो जाता है। तो आप दोबारा यहाँ पे आके F2 प्रेस करें, फार्मूला वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है आपने पास अगर ये कंडीशन पूरी होती है, और अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो फिर आपने क्या लिखना है, फेल। तो इससे हमें एक चीज़ और भी समझ आ जाती है कि आपकी इफ की कंडीशन के 3 हिस्से हैं। ब्रैकेट के बाद पहले हिस्से में आपने कंडीशन लिखा करनी है हमेशा। कंडीशन ट्रू होने पे जो आंसर आना चाहिए वो आपका दूसरे हिस्से में आया करेगा, और कंडीशन फॉल्स होने पे जो आपका आंसर आना चाहिए वो तीसरे हिस्से में आया करेगा। ओके जी, मैं इसे लिख देता हूँ। ये पास हो गया हमारे पास जो है, मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ। तो आपके पास अभी देखें सारे पास फेल निकल आएंगे। ये देखें जी कितनी आसानी से हमारे पास ये सारी कैलकुलेशन होगी, पास फेल हमारे पास सारे निकल आए। अब हमने लगाना ग्रेड का फॉर्मूला। ग्रेड का फॉर्मूला हमारे पास ज़रा लॉजिक थोड़ी सी लेंथी है, इसलिए हम वापस आते हैं अपनी जो हमारे पास। अच्छा, ये आप एक चीज़ और भी हो सकती है कि आपने ये जो सारा है ना इसे सेंटर लाइन करना है, तो सेलेक्ट करके आप इन्हें इस तरह सेंटर लाइन कर लें। ये ज़रा खूबसूरत आपकी जो है वो शीट बन जाती है इस तरह से जो है। ठीक है जी, परसेंटेज को भी हम इसी तरह जो सेंटर लाइन कर लेते हैं। तो आप सारे टेक्स्ट को इसी तरह कर सकते हैं सेंटर लाइन। ये हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है इससे पहले भी, दोबारा बता रहा हूँ आपको। इस तरह से ये ज़रा शीट हमारी बेहतर लग रही है। ओके जी, अब हमारे पास जो ये ग्रेड को आपने जो है वो कैलकुलेट करना है। ग्रेड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है कि आपकी कंडीशन ये दी गई हुई है। कंडीशन में ये कहा गया हुआ है कि आपके ग्रेड्स आपने इस तरह से कैलकुलेट करने हैं कि अगर आपके जो है वो मार्क्स या परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है 90 से तो ए आना चाहिए, या यहाँ पे एक्सीलेंट भी हो सकता है, कोई भी आप टेक्स्ट लिख सकती हैं। अगर 80 से 89 तक है तो बी आना चाहिए, अगर 70 से 79 तक जो है वो सी आना चाहिए, एंड सो ऑन। ये हमारे पास सारी कंडीशन दी गई हुई है। अब हमने क्या करना है, हमने इन कंडीशन को जाके जो है वो चेक करना है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जो है वो नेस्टेड इफ की जरूरत पेश आएगी। ओके जी, हम यहाँ पे आते हैं, हम लिखते हैं इक्वल। इफ की कंडीशन आपकी फिर यूज होगी यहाँ पे भी जो है। ये मैं इफ के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। इफ की कंडीशन आगे लॉजिकल टेस्ट देना है। पहला टेस्ट क्या है हमारे पास, लॉजिकल जो है, अगर मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 है तो ए आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मार्क्स हमारे पास कहाँ पे है, ये परसेंटेज हमारे पास कहाँ पे है, ये परसेंटेज हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू, आगे इक्वल का साइन आप लिखेंगे किससे जी, 90 से। तो क्या आना चाहिए, कॉमे के बाद आपने लिखना क्या आना चाहिए हमारे पास। यहाँ पे आप एक्सीलेंट कह दें चाहे जो है, चाहे आप जो है यहाँ पे कह दें कि आपका जो है वो ग्रेड है, जो मर्जी लिख लें यहाँ पे जो है। और अगर ये ट्रू ना हो तो फिर क्या करना है आपने, यानी अगर मार्क्स आपके 90 से ज़्यादा नहीं, जिस तरह इसके मार्क्स जो 90 से ज़्यादा नहीं है, तो फिर क्या करना है, फिर आगे आपका जो है कोई यानी फॉल्स होने पर कोई वैल्यू हमने बतानी है। तो फॉल्स होने पर हमने वैल्यू नहीं बतानी, हमने एक और कंडीशन बतानी है। और अगली कंडीशन क्या है हमारे पास, अगली कंडीशन ये है हमारे पास, और वो कंडीशन ये है कि अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 80 से अबव हैं, ये 80 से 89 तक है ना, तो हम सिर्फ इतना लिख लेंगे, आपके मार्क्स जो हैं, यहाँ पे दोबारा हम इफ लिखेंगे। इफ, आप देखिए इफ के अंदर इफ आ गई, यानी उसके एल्स के अंदर इफ आ गई, यानी जहाँ पे हमने उसकी कंडीशन ट्रू फॉल्स होनी थी वहाँ पे हमने एक और इफ लगा ली। यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर ये जो परसेंटेज है ये ग्रेटर देन है 80 से, चूंकि वो 89 में ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, 90 हमारा यहाँ पे आ रहा है तो 89 तक ये ऑटोमेटिकली कंडीशन चली जाएगी। तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने यहाँ पे लिखना है जी, लिखेंगे बी, तो ये हमारे पास इस तरह से काम हो जाएगा। तो अगर ये जो है ये वाली कंडीशन, यानी ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं होती, ये वाली ट्रू भी नहीं होती, तो इसके आगे हमने फिर एक और इफ लगा देना इसके अंदर जो है। यहाँ पे फिर हम जो है वो इफ लिखेंगे फॉल्स होने पे जो है इफ, ये हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे जो है ये आपकी नेस्टेड इफ, यानी एक इफ के अंदर एक और इफ आ रहा है, उसके अंदर एक और इफ आ रहा है। तो ये जितनी देर तक हमारी कंडीशन पूरी नहीं होती तो हमें इस तरह बार बार इफ लिखना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन हम देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर वो 70 से ज्यादा है, यानी सी लिखा जाए तब जो है, क्योंकि 81 तो हमने चेक कर लिया, वहां पे जो है 70 से ज्यादा है, 79 तक जो है, तो 79 लिखने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपका जो है यहाँ से इस कंडीशन 79 तक चेक करेगा, और अगर 80 से ज्यादा हो तो ऑटोमेटिकली बी पे आ जाएगा। तो लिहाजा हम फिर यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं इफ परसेंटेज जो है ग्रेटर देन टू 70 जस्ट, 79 तक वो ऑटोमेटिकली जाएगा, उससे ऊपर नंबर होंगे तो वो 80 को चेक करना शुरू कर देगा, यानी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो फिर हमने क्या लिखना है यहाँ पे जो है, फिर हमने लिखना है यहाँ पे जो है सी, ये हमने ये लिख लिया। अभी कंडीशन और है हमारे पास जो है, डी वाली भी है और एफ वाली भी है। यहाँ पे फिर हम चेक करते हैं एक और कंडीशन, एक और हमें इफ लगानी पड़ेगी फिर एल्स के अंदर जो है, तीसरे हिस्से के अंदर याद रखना आपने इफ लगानी, नेस्टेड इफ के अंदर जो है आप यहाँ पे फिर इफ लगाएंगे, और इस इफ के अंदर आप फिर जो है दोबारा से जो है वो लिखना शुरू करेंगे वही, अगर परसेंटेज जो है ये ज्यादा है आपकी किससे जी, 60 से, तो क्या लिखा होना चाहिए, सी तो हमारा लिखा गया, यहाँ पे हमारा डी लिखा होना चाहिए, ये हमारा डी आ गया। अब जी आखिरी हमारे पास रह गया है, और अगर ये भी नहीं होती, अब आखिरी कंडीशन हमारे पास क्या है, वरना एफ लिखा जाए। अब हमें दोबारा इफ लगाने की जरूरत नहीं है,
उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए उसने इस इफ से चेक किया, अगर 90 से ज़्यादा है, अगर नहीं है तो फिर क्या चेक करेगा, वो चेक करेगा 80 से ज़्यादा है तो बी लगा देगा, अगर नहीं है तो फिर क्या चेक करेगा, 70 से ज़्यादा है, नहीं है तो सी लगा देगा, फिर चेक करेगा अगर 60 से ज़्यादा है, और अगर वो 60 से ज़्यादा भी ना हो तो फिर क्या आ जाए, सिर्फ जो है फिर आपने सिंपल यहाँ पे लिख देना है एफ हमारे पास आ जाए, ये लीजिए, फिर दोबारा इफ लगाने की जरूरत नहीं है। अब जब आप इस तरह से लिखेंगे तो आपके पास एरर्स आ सकती हैं, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या एरर्स होंगी। एरर्स मैं आपको समझाता हूँ। एरर्स ये हैं कि आपकी ये ब्रैकेट्स नहीं लगी होती, उसने खुद जो है वो ठीक कर लिया है, जितनी आपने ब्रैकेट स्टार्ट की होती हैं उतनी आपने क्लोज भी करनी होती हैं। 1 2 उसने उसी तरह से कलर लगा दिए हुए, ग्रीन वाली ये हमारी स्टार्ट हुई है, फिर हमारे पास ये ग्रे सी है, फिर हमारे पास ये रेड वाली यहाँ पे क्लोज हो गया और ये ब्लैक वाली यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये हमारा फार्मूला ठीक हो गया। अब हम जस्ट इसको जो है वो ड्रैग कर देते हैं, तो ये देखें हमारे पास जो है वो सारे उनके ग्रेड्स जो है वो कैलकुलेट होकर आ गए। ये देखें ये 60 से कम एफ आ गया, ये 60 से कम एफ आ गया। बाकी उस तरह से जो है हमारे पास बी आ रहे हैं, सी आ रहे हैं, एक का बी आ रहा है, बाकियों के एफ आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये जो क्वेश्चन था ये भी हल हो गया। इसमें हमने परसेंटेज भी कैलकुलेट कर ली है और परसेंटेज की बेस के ऊपर जो हमने ग्रेड्स भी निकाल लिए हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको इस सारे प्रैक्टिकल की समझ आई होगी, आपको अपने फार्मूला भी लिखने आए होंगे और आपको जो है वो कुछ बिल्ट इन फार्मूला जो है वो भी यूज़ करने आ गए होंगे। अब आपको यहाँ पे जो है कुछ बिल्ट इन फार्मूला का बता देता हूँ, जो कि जिस तरह फर्ज कर लें हम एवरेज फाइंड करना चाह रहे हैं, लेट्स से ये सबकी एवरेज फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो है फार्मूला पे आए, यहाँ पे आके हमारे पास जो ये एवरेज का फार्मूला लग जाएगा। ये देखिए उसने सारी जो है ना नंबर वाली सारे पोर्शन उसने खुद ही सिलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो इन सब की एवरेज फाइंड करके हमें दे देगा। इस तरह से हमारे पास जो है ये इन सब की एवरेज 66% हमारे पास आ रही है। तो ये नीचे फार्मूला मेरा ख्याल है उसका भी आ गया, मैंने वो ड्रैग हो गया था मेरे से जो है, तो ये नीचे भी फार्मूला आपका आ गया, उसका पास आ गया और साथ डी आ गया। ठीक है जी। तो इस तरह से आप एवरेज भी फाइंड कर सकते हैं। और भी हमारे पास बहुत सारे फार्मूलाज हैं। अगर आप ये फार्मूला के टैग पे आते हैं, जिस तरह हमारे पास ये है, तो आपके पास बहुत सारे फार्मूलाज हैं। यहाँ पे भी है, ये हमारे पास जो मेन यूज़ होने वाले फार्मूलाज हैं वो ये हैं। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे फार्मूलाज हैं, लेकिन आपको ज़रा ये बेसिक फार्मूलाज की ज़रूरत पेश आती है, तो इसलिए हम सिर्फ इनको ही डिस्कस कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको स्टूडेंट्स इसकी समझ आ गई होगी कि ये सारे फार्मूला जो हैं किस तरह से काम करते हैं और आप अपने फार्मूलाज किस तरह से लिख सकते हैं और बिल्ट इन फार्मूला जो है किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो जाते हुए वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।